अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने कोर्स कोड 8603 कुरिकुलम डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 4 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट। इसको लिखा है डॉक्टर ख्वाजा नज़ीर अहमद ने। इसमें जो चीज़ें हैं यानी कंटेंट्स हैं, पहले आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इस चैप्टर के ऑब्जेक्ट, देन हम इस चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे कि कुरिकुलम डेवलपमेंट के लिए जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, फिर मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट कुरिकुलम यानी कुरिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो कि राल्फ टायलर ने दिया था। इसके बाद हम कुरिकुलम मॉडल जो जनरल कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में बनाया गया था उसको देखेंगे। कंसेप्चुअल मॉडल को देखेंगे जो कि नेगले और एवंस ने डेवलप किया था, बनाया था। फिर हम कुरिकुलम डेवलपमेंट के डिफरेंट एलिमेंट्स का आपस में रिलेशनशिप देखेंगे। फिर हम एक पर्पस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसका मकसद कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क उसको देखेंगे। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आगे से प्रोसेस ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट आ जाता है। ठीक है, कुरिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस में सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव्स जो है मकसद बनाने हैं, कुरिकुलम का क्या मकसद और क्या ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं। फिर आपने कंटेंट को सिलेक्ट करना है। फिर आपने कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन करनी है, उसकी अप्रोचेज देखनी है, यानी और सब्जेक्ट या डिसिप्लिन पे फोकस करनी चाहिए। स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज जो बच्चे को सिखानी है उस पर फोकस करनी चाहिए। स्पेशल स्किल्स और प्रॉब्लम्स पे फोकस करनी चाहिए। प्रोसेस स्किल्स पे फोकस करनी चाहिए और इंडिविजुअल्स या पर्सन बच्चे की नीड और इंटरेस्ट पर वो जो है वो फोकस करनी चाहिए। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स, आपने कौन से टीचिंग मेथड्स जो है सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, लेक्चर एंड वर्बल प्रेजेंटेशन मेथड हो सकता है, आप लेक्चर दे सकते हैं या बोल के प्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्कशन क्वेश्चनिंग मेथड्स, आप बच्चों से डिस्कशन कर सकते हैं, उन्हें क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिस एंड ड्रिल मेथड्स, उन्हें की बार बार प्रैक्टिस करवा के या उनके ड्रिलिंग करवा के यानी उनसे एक लफ्ज़ को बार बार बुलवा कर जो है इसमें उनकी लर्निंग स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। व्यूइंग, लिसनिंग, आंसरिंग मेथड्स यानी देखना, सुनना और जवाब देना, इस मेथड से आप कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कवरी मेथड्स, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्कवरी मेथड से आप करवा सकते हैं। लेबोरेटरी एंड इंक्वायरी, रोल प्लेइंग, सिमुलेशन एंड गेम्स के थ्रू भी आप लेसन को लर्न करवा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन मेथड फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शनल मेथड है कि जो सिचुएशन अनस्ट्रक्चर्ड है, अभी आपने नई स्ट्रक्चर की, उसमें आपने कैसे करना है। प्लेइंग, मैनिपुलेटिंग, एक्टिंग से करवा सकते हैं। स्कूल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम, ठीक है, इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड सेल्फ इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, यह स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे से आपने इंस्ट्रक्शनल जो सिलेक्ट करनी है उसकी बेसिस क्या है। ये है कि बेसिस ये है कि आपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग असूल करने, इंडिविजुअल लर्निंग, हर बच्चे के लर्निंग स्टाइल को देखना है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसीज एंड एजुकेशन सर्टिफिकेशन देनी है। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, इक्विपमेंट यानी और रिसोर्सेज को देखना। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए यानी एहतसाब की जो है वो देख रहे हैं। कुरिकुलम इवैल्यूएशन यानी कुरिकुलम को आपने इवैल्यूएट करना है, देख। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस यानी कि कुरिकुलम इवैल्यूएशन का क्या मतलब है और क्यों वो ज़रूरी है। ठीक है, कुरिकुलम इवैल्यूएशन का क्या डिज़ाइन होगा, आपने किस तरह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है और समेटिव इवैल्यूएशन यानी फॉर्मेटिव जो आप करते रहते हैं इवैल्यूएशन और समेटिव होल कुरिकुलम की इवैल्यूएशन करना। फिर इसके बाद आपके पास सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 3 आ जाएगी। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 4 आ जाएगी। देन आपके पास बिब्लियोग्राफी आ जाएगी। ठीक है, हम इसको चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो कुरिकुलम क्या वो क्यों ज़रूरी है। एजुकेशन यानी तालीम जो होती है एक बामकसद एक्टिविटी है जो कि स्कूल जो है ऑर्गेनाइज करता है और अरेंज करता है ताकि कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो डिफाइन किए गए हैं उनको हासिल किया जा सके। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ या तो स्कूल के अंदर या बाहर करवाई जाती है, इनको जो है टीचर्स करवाते हैं और ये लिखी जाती है कुरिकुलम के अंदर। किस तरह से कुरिकुलम को डेवलप किया जाए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुरिकुलम के फ्रेमवर्क्स होते हैं, ठीक है, जो उनके फ्रेम्स होते हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं कि हमने किस तरह से कुरिकुलम के डिफरेंट एलिमेंट्स में रिलेशनशिप बनाना है। जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो हमें हेल्प आउट करता है कि हम किस तरह से कुरिकुलम का जो आउटकम्स है उसको इवेलुएट करना है, जज करना है और इसको पॉसिबल बनाना है कि जो चेंजिंग हमें रिक्वायर्ड है उसको चेंज कर लें, मॉडिफाई कर लें और कुरिकुलम को एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो चलाएं।
इस सिलसिले में हमें बहुत डिफरेंट जो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स कुरिकुलम डेवलपमेंट के लिहाज से देखने हैं और फिर एक अपना जो है मॉडल डेवलप करना है। ठीक है, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे, इस काबिल हो जाएंगे, आप जो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट की ज़रूरत को बता सकेंगे। ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आप बता सकेंगे, जैसे रफ टेलर का मॉडल ले लें, इवन का बन गए, और कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में जो मॉडल डेवलप किया गया था उसको आप एक्सप्लेन कर सकेंगे। फिर आप कुरिकुलम डेवलपमेंट में जो एलिमेंट्स आते हैं उसका और आप उनका आपस में रिलेशनशिप बता सकेंगे। ठीक है, आप ये कुरिकुलम डेवलपमेंट की स्टेजेस यानी प्रोसेस को बता सकेंगे, किस तरह से आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करने हैं, किस तरह से आपने कंटेंट को सिलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है और कुरिकुलम की वैल्यूएशन करनी है। फिर आप बता देंगे क्राइटेरिया क्या है कंटेंट की सिलेक्शन का, कि कौन सा कंटेंट जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आप रीजंस बता देंगे कि क्या एडवांटेजेस होते हैं कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन के और कौन से लिमिटेशंस यानी हदूद होती हैं जिसमें डिफरेंट अप्रोचेज जो है दी जाती हैं। ठीक है, आप मेजर करेक्टरिस्टिक्स और उनकी यूजफुलनेस और उनकी एप्लीकेबिलिटी और डिफरेंट सिलेक्शन मेथड्स बता सकें, ताकि आप एक महसूस ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकें और साथ साथ जनरल ऑब्जेक्टिव को भी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन में हासिल कर लें। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शनल मेथड आपने सेलेक्ट करना है उसके बेसिस को स्टेट कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कुरिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए जो एवेलुएशन ज़रूरी है उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और आप फिर फॉर्मेटिव एवेलुएशन और समेटिव एवेलुएशन के बारे में को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीड ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का कुरिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, कुरिकुलम डेवलपमेंट एक पेचीदा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन के जनरली एजुकेशन का क्या मकसद है और क्या जो स्पेसिफिक महसूस ऑब्जेक्टिव्स है जो कि है इंस्ट्रक्शन से हासिल करने हैं, जो कुरिकुलम का मेजर एरिया है और साथ जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स सेलेक्ट किए हैं उनके क्या कंटेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो चॉइसेस हैं वो मस्ट भी ऐसे होनी चाहिए जो कि लर्निंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड होनी चाहिए, और ताकि हम कंटेंट की अचीवमेंट को हासिल कर कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग को हासिल कर सकें, उसके अचीवमेंट्स को और दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लें। ठीक है, इस तरह से डिसीजंस बनाने चाहिए जो कि स्टूडेंट्स की लर्निंग से रिलेट करें और कुरिकुलम की इफेक्टिवनेस से ताकि हम जो डिज़ायर्ड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हासिल कर लें। और फाइनली जो है जो चॉइसेस वो करनी चाहिए जो कि ओवरऑल पैटर्न ऑफ कुरिकुलम से रिलेट करती हों। ये जो डिसीजंस है ये डिफरेंट लेवल्स पर जो है किए जाना चाहिए। जनरली हम ये कहेंगे कि जो कुरिकुलम है वो माशरती तौर पर और तरीही तौर पर मौजूद होता है और इसको कल्चरली यानी कल्चर सकाफत के लिहाज से इसको देखा जाता है, जाना जाता है। कुरिकुलम जो है किसी खाली जगह पर डेवलप नहीं होता, लेकिन ये जो है अकायद पर बेस करता है, जैसे कि पीपल्स क्या कैसे सीखते हैं और क्या पसंद करते हैं सोसाइटी के अंदर। तो कुरिकुलम जो है वो सोशली जो होता है सोशल फैब्रिक में जो है बरकरार रहता है। इस तरह से जो कुरिकुलम डेवलपमेंट के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुत सारे इश्यूज़ पे डिपेंड करते हैं। अगर कुरिकुलम डेवलपमेंट जो है मुनासिब है तो जो डिसीजंस उसके लिए लिए जाते हैं वो कॉम्पिटेंटली लिए जाते हैं, यानी कंपटीशन से लिए जाते हैं, और उसको देखा जाता है बहुत ज़्यादा वैलिड बेसिस जो कि रिक्वायर्ड है, यानी वैलिडिटी उसकी देखी जाती है, और फिर कुछ कंसिस्टेंसी की डिग्री देखी जाती है कि वो कितना कंसिस्टेंस है। ठीक है, जो डिसीजंस होते हैं उनकी कम्प्लेक्सिटी और उनका मल्टीट्यूड और ऐसी हकीकतें जिस पर जो है ये डिसीजंस बनाए जाते हैं डिफरेंट लेवल्स पे चेक किए जाते हैं, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जाता है जो कि अफेक्टिव होता है कंसेप्चुअल फ्रेम ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट के लिहाज से। ठीक है, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है जब आप डिसीजंस बना रहे होते हैं, आपने कुछ कंसिडरेशंस जो है वो देखनी होती हैं जो कि ज़ोर देती हैं, यानी कि यहाँ ज़्यादा जोर देती हैं इन चीज़ों पर। जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है कुरिकुलम का वो इस तरह से हम कह सकते हैं जैसे कि एक सी है, एक समुंदर है, उसमें एक लाइट हाउस बना हुआ है, वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कुरिकुलम का है। ये नहीं कहता कि आप उधर जाएं और मूवमेंट ना करें। ठीक है, ये कहता है कि आपने मूवमेंट कर किस गाइड किया जाता है कौन सी मूवमेंट करनी है ताकि आप डेंजर स्पोर्ट्स में जो है वो बच जाए।
ठीक है, जैसे कि हिल्दा तबा ने डिस्क्राइब किया था कि ठीक है, जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है वो एक ऐसा रास्ता है जिसमें हमारी जो थिंकिंग, जो हम सोचते हैं हर मैटर के मुतालिक, उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके, जो कि करिकुलम डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने फिर जो शो किया था फ्रेमवर्क, वो एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिसमें कुरिकुलम के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, स्टेट किया गया था और उसका आपस में रिलेशनशिप बताया गया था और बताए गए थे ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस जिसके अंडर ये ऑपरेट किया जाता है। जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है वो रैशनल है, यानी सबके लिए होना चाहिए, जिसमें से जो हम बनाते हैं ऐसे सोर्सेज, ऐसे राय जो कि कंसिडर किए जाते हैं और ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि अप्लाई किए जाते हैं वो बनाते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ज़रूरी होती हैं ताकि हम कुरिकुलम के मुताबिक जो है कंसिस्टेंट डिसीजंस जो है वो ले सकें। आगे से हमारे पास आ जाता है मॉडल्स ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, मॉडल ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट फर्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल पर्पस बाय रॉफ टेलर। ठीक है, रॉफ टेलर ने जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल कुरिकुलम डेवलपमेंट का दिया था उसके बारे में। ठीक है, जो रॉफ टेलर ने कॉन्सेप्चुअल मॉडल कुरिकुलम डेवलपमेंट के लिए बनाया था, उसको एनालाइज करने के बाद से या कुरिकुलम को डेवलप करने में जब हम उसको देखते हैं तो हमें जो 4 क्वेश्चन है इनके आंसर जो है रॉफ टेलर के मॉडल से मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट के वर्ड एजुकेशनल पर्पसेस शुड स्कूल सीक टू अटेंड। कौन से एजुकेशनल पर्पसेस हैं, मकासद है जो स्कूल चाहता है कि वो हासिल करे। कौन से एक्सपीरियंसेस हैं जो बच्चों को प्रोवाइड किए जाने चाहिए ताकि उन मकासद को हासिल किया जा सके। किस तरह से ये एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस जो है वो मौसर तरीके से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। किस तरह से हम बता सकते हैं कि ये जो मकासद हैं ये हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, टेलर के जो क्वेश्चंस हैं वो रिप्रेजेंट्स करते हैं 4 स्टेप्स। ठीक है, सीक्वेंस, यानी कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फिर आप एवेलुएट आउटकम्स तक जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से स्टार्टिंग हम करते हैं और ये साइक्लिकल प्रोसेस है, यानी सबसे पहले आप आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, फिर उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इस कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स अपने बच्चे हासिल करने हैं, फिर उसके लिए एक्सपीरियंसेस जो हमने स्कूल में प्रोवाइड किए हैं वो देखते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं एक्सपीरियंस को, कौन से कब करवाने, कौन से कब करवाने, फिर आप उसके आउटकम्स जो रिजल्ट्स हैं उनको इवेलुएट करते हैं। ठीक है, रॉफ टेलर्स कॉन्सेप्ट मारफ कुरिकुलम जो है वो ये है। टेलर ने कहा था कि जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स है वो 3 सोर्सेज से आते हैं, यानी कि एक सोसाइटी की स्टडीज़ करने से और लर्नर की स्टडीज़ करने से या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट से। तो ये हमें क्वेश्चन करने के कौन से सोर्सेज जो है वो सोसाइटी में कौन से मौके होने चाहिए और कौन से जो लर्नर्स जो है वो स्टडी करता है और किसी भी सब्जेक्ट मैटर का स्पेशलिस्ट है वो किस तरह से उनके ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लेता है। क्या इन सोर्सेज की अंडरलाइंग बेस है ताकि इन सोर्सेज को आपस में टाई किया जा सके, जोड़ा जा सके। टेलर के ये जो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस हैं, लीनियर सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस हैं। लीनियर का मतलब होता है एक लाइन, आप कह सकते हैं कि इक्वेशन जो होती है वो लीनियर होती है जिसमें सिक्योर या पावर्स नहीं होती। ठीक है, आप कह सकते हैं टेलर की जो लीनियर सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस हैं वो जो है फॉल्टी प्रूव हुई थी क्योंकि ये हम अंडरलाइंग बेसिस नहीं प्रोवाइड कर सकी थी। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्चुअल ये इस तरह से उसकी आप बना सकते हैं आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर सिलेक्टिंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, फिर एवेलुएटिंग आउटकम्स। ठीक है, और इनमें ये 4 क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं कि ये आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अब दूसरे मॉडल की तरफ, द कुरिकुलम मॉडल ऑफ द जनरल कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में मॉडल प्रोवाइड किया था वो ट्रायंगल की शेप में था। ठीक है, और इसका जो अपेक्स है यानी जो ट्रायंगल की चोटी है वो पर्पसेस को शो करती है, जैसे कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, इस मॉडल में ये देखें ट्रायंगल से बनती है, इसके पर्पसेस एक साइड में हम इसकी एक साइड पे ट्रायंगल की स्टूडेंट्स की नीड्स क्या ज़रूरत है और उनके क्या इंटरेस्ट है, फिर एक साइड में हम सोसाइटी की क्या ज़रूरत है और क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, और फिर हमारे पास फिलासफी ऑफ लाइफ ऑफ एजुकेशन क्या है कि हमारे पास कि क्या फ़लसफ़ा है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी और क्या एजुकेशन ये है हमारे पास कुरिकुलम मॉडल यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में डिफ़ाइन किया गया है।
ठीक है। इस मॉडल में एक्सपीरियंसेस को नहीं डिफाइन किया गया। ठीक है, इसमें पर्पस मकासद रखेंगे और स्टूडेंट्स की नीड, सोशल की नीड, इंटरेस्ट और फिलासफी ऑफ लाइफ को देखा गया। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंसेस नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये कि हमने किस जो पर्पस को हासिल करने के लिए जो एक्सपीरियंसेस करने हैं तो वो नहीं बताए गए इस मॉडल में। ठीक है, एक और मॉडल जो पर्पस किया गया था वो 30 स्कूल एक्सपेरिमेंट्स से जो है बनाया गया था। इस मॉडल के अंदर जो है एलिमेंट्स जो आपस में इंटरलेट थे, यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, सब्जेक्ट मैटर क्या है, मेथड क्या है उसके, और ऑर्गेनाइजेशन उसकी कैसी है और उसकी वैल्यूएशन कैसी है। ठीक है, ये से आंसर्स हमें इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इस मेथड से मिलते हैं जो 30 स्कूल्स के एक्सपेरिमेंट से, कि क्या जो है करवाया जाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जाना चाहिए और किस तरह से रिजल्ट्स को जो है इम्प्रूव किया जाना चाहिए। ठीक है, ये जो मेथड है ये स्टेप्स ऐसे प्रोवाइड करता है जो इसके सीक्वेंशियल नहीं होते, यानी सीक्वेंस में नहीं होते लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरलेटेड आपस में होते हैं। ताहम ये मॉडल्स जो है बेसिस नहीं प्रोवाइड करता डिसीजंस के लिए जो कि बनाने हैं, उसके लिए बेसिस जो है नहीं प्रोवाइड करता। फिर हिल्दा ताबा ने जो है वो सुगेस्ट किया था प्रोसीजर, यानी सेट ऑफ स्टेप्स जो कि हम मुतहरिक रहकर यानी डायनामिकली मूवमेंट में रहकर जो कुरिकुलम को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके मुताबिक जो 7 स्टेप्स थे वो ये थे। सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, यानी कि आपने देखना है कि क्या चीज़ें ज़रूरत है। फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना है। देन आपने कंटेंट को सिलेक्ट करना है। फिर आपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है। फिर आपने लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करना है। फिर ऑर्गेनाइज करना है लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। फिर आपने डिटरमाइन करना है और एवेलुएट करना है कि जो आपने किया कि कितना वो फ़ायदेमंद रहा है। आगे से हम आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हैदराबाद का था और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा का मॉडल आपने देखा। इसके बाद हम आ जाते हैं जो कंसेंट्रल मॉडल जो कि डेवलप किया था नेकले और इवन ने। ठीक है, ये जो मॉडल है ये जो कम्प्लीटली प्लान्ड कुरिकुलम है जो उसके जो स्टेप्स है उन पर जोर देता है, यानी कि किस तरह से कुरिकुलम कमेटी को ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड गोल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं, क्या उस एम्स हासिल करने हैं, क्या गोल्स हासिल करने हैं। डिज़ाइन करना कि क्या कंटेंट या लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने हैं और कौन सी टीचिंग जो हेल्प आउट है वो यूज़ करने हैं अब लर्निंग स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेहतर करने के लिए। आपने बेस्ट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो चूज़ करना है। आपने एवेलुएशन प्रोसीजर को स्ट्रेट करना है ताकि उसके ऑब्जेक्टिव्स, एम्स और गोल्स को हासिल किया जा सके। इसको अप्लाई करना है और एवेलुएट करना है इन मटेरियल्स को, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस और मेथड्स को जो है वो आपने हासिल करना है। आपने मुनासिब कुरिकुलम गाइड्स जो होती है उसको डेवलप करना है, बनाना है। ठीक है, कंटिन्यूसली स्टडी के लिए जो आपने प्रोसीजर सेट किया उसको देखना है, उसे एवेलुएट करना है और कुरिकुलम को इम्प्रूव जो है वो करना है। ठीक है, हमने जो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को जो केयरफुल तरीके से स्टडी करना है ताकि हम मॉडल्स को डेवलप कर सकें, और कुरिकुलम डेवलपमेंट के जो बेसिक एलिमेंट्स जो मॉडल का रखता है उसको हम डेवलप कर सकें। जो कुरिकुलम मॉडल बनाया जाए वो क्लैरिफाई करना चाहिए सिलेक्शन की बेसिस को, और उसको जोर देना चाहिए डिफरेंट एलिमेंट्स को और ऐसे सोर्सेज को जिधर से क्राइटेरिया जो है वो ड्राइव किया जा रहा है। इसको मज़ीद जो है इस क्राइटेरिया को एलिमेंट्स में अप्लाई करना है, क्योंकि जो इसकी सिलेक्शन है इसमें वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं और ओपिनियंस इन्वॉल्व होते हैं कि किधर से जो डिसएग्रीमेंट्स है और जो कंट्रोवर्सीज है वो किधर से आती है। ठीक है, आपने कुरिकुलम के डिफरेंट मॉडल्स की जो एनालिसिस है उसको बनाना है। ये कहा जाना चाहिए जो कुरिकुलम डेवलपमेंट के बेसिक एलिमेंट्स है उसमें ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड है, कंटेंट्स इंक्लूड है, मेथड्स और इवैल्यूएशन जो वो इंक्लूड है। ठीक है, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स कुरिकुलम के थ्रू हासिल करनी है वो कुछ फैक्टर्स, कुछ अवामिल पर डिपेंड करती है, जैसे कि जो सोसाइटी या माशरा है उसमें क्या इक़दार है या माशरे की क्या ज़रूरत है। इस लिहाज से जो है कुरिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स को आपने देखना है, और कौन सा नॉलेज और कल्चर की क्या ज़रूरत है, जिस कल्चर का लर्नर है उसकी क्या ज़रूरत है, इस तरीके से आपने जो ऑब्जेक्टिव्स को रखना है। इसके बरक्स ठीक है, जो नॉलेज है आप उसकी जो खसूसियत को जब एनालाइज करते हैं, देखते हैं, गौर से देखते हैं,
तो तब जाकर आप जो कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में डिसीजंस करेंगे, जो कि स्कूल के सब्जेक्ट या लर्निंग प्रोसेस के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। एपिस्टेमोलॉजी जो है स्टडी ऑफ नॉलेज है, और साइकोलॉजी को जो है इन कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने और इनका रिलेशनशिप बनाने में देखा जाए। ठीक है, अब हमने कंटेंट को भी देख लिया, उसको साइकोलॉजी को और नेचर ऑफ नॉलेज से डेवलप किया। अब हम मेथड्स की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स देखा, कंटेंट देखा, अब हम मेथड आता है। ठीक है, जो मेन कंसिडरेशन आपने, जो बुनियादी कंसिडरेशन आपने ये देखना है कि जो मेथड्स आप अप्लाई करेंगे ताकि आप ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके कुरिकुलम के, तो आपने उसको इस तरह से मेथड आपने डिज़ाइन करना है कि किस तरह से कैसे जो है जो स्टूडेंट है वो सीखता है या लर्न करता है। इधर आपको जो लर्निंग की थ्योरीज हैं, किस तरह से लर्न किया जाता है, या पेडागोगी के असूल, चाइल्ड केयर के असूल जो है वो, और साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए आपने सिलेक्शन करनी है एक्सपीरियंसेस की और ऑर्गेनाइज करना है अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को। देन फोर्थ में एलिमेंट आ जाता है एवेलुएशन। ठीक है, एवेलुएशन जो है वो कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। एवेलुएशन को जो है कुरिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स पर जोर देना होता है। ठीक है, और वो कंटिन्यूसली जो है कुरिकुलम के मुताबिक इम्प्रूवमेंट के लिए जो फीडबैक प्रोवाइड करती है वो इवैल्यूएशन हम कंसिडर करते हैं। जो कुरिकुलम के बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम उनको समझकर जो है मॉडल को डेवलप करें कुरिकुलम की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इससे फिर हम जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो लेते हैं मॉडल को डेवलप करने के लिए, कि कुरिकुलम का मकसद क्या है, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स यूज़ किए जाने हैं, और कौन से एक्सपीरियंसेस और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, और इसके रिजल्ट्स को किस तरह से इवैल्यूएट किया जाना चाहिए, असेस किया जाना चाहिए। इन क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए जो क्राइटेरिया हमें चाहिए होगा उसको हम देखते हैं। जो क्राइटेरिया वो उसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए कि इनको किस तरह से हम इनके आंसर लेते हैं। आगे से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, रिलेशनशिप अमंग्स द एलिमेंट्स, यानी कि जो कुरिकुलम के एलिमेंट्स हैं उनके बीच जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। एज के हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो कुरिकुलम के एलिमेंट्स हैं वो आपस में इंटरलेटेड है। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट, मेथड्स और इवैल्यूएशन ये आपस में इंडिपेंडेंट है, लेकिन इनका जो है क्लोज रिलेशनशिप होता है। जैसे कि ताबा ने ऑब्जर्व किया था कि अगर सिर्फ एक एलिमेंट के मुताबिक डिसीजन लेते हैं उसको हम फॉल्टी कंसीडर कर सकते हैं। हर जो एलिमेंट है कुरिकुलम का उसके लिए उसको वो एक अलग मीनिंग रखता है, और वो रेफरेंस करता है दूसरे एलिमेंट्स के रेफरेंस से आता है। मिसाल के तौर पर जो स्पेसिफिक महसूस ऑब्जेक्टिव्स हमने हासिल करते हैं वो ड्राइव होते हैं जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन से। ठीक है, जनरल एम ऑफ एजुकेशन क्या है, फिर देन हम जो है महसूस ऑब्जेक्टिव जो वक्ती तौर पर हमने हासिल करने होते हैं उसको देखते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन पे। ठीक है, अगर जनरल एम्स ये है कि हमने इंटेलिजेंट सिटीजनशिप यानी कि इंटेलिजेंट पर्सन डेवलप करने, तो फिर हमारे पास जो इसका ऑब्जेक्टिव होगा स्पेसिफिक, वो हमने ऐसी एबिलिटीज़ को डेवलप करना है कि वो जो पर्सन है वो क्रिटिकली सोच सके, और इम्पोर्टेंट जो है वो जो हकीकत जो कि क्रिटिकल यानी कि हमने तनकीदी, वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसे ऑब्जेक्टिव्स इम्पोज करें, शो ऑफ करें जो जिसके लिए जो यकीनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो ज़रूरी हैं, कि हम कैसे जो लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करते हैं और उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम इसके लिए एवेलुएशन, प्रोग्राम के एवेलुएशन को सोचने के लिए जो है एवेलुएशन को इंक्लूड करें, तो ये ज़रूरी हो जाता है। जो हम कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, कौन सा किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस में जो लिमिटेशंस को या रिस्ट्रिक्शंस बाउंड्री जितनी बाउंड्रीज पॉसिबल हो सकती है वो पॉसिबल कर देती है। ठीक है, वो कंसिडरेशंस जो कि स्टूडेंट्स की नेचर और उनके बैकग्राउंड से मुतालिक है वो हमें हेल्प आउट करती है कि हम मुनासिब कंटेंट को रखें और मौसर जो है लर्निंग एक्सपीरियंस को जो है वो इधर रखें। लेकिन अगर हम इन एलिमेंट्स को सिर्फ जो है कंपोनेंट्स के तौर पर देखें, या ऑर्गेनिकली जो है इंट्रोडक्टिव फैक्टर्स के तौर पर देखें जो कुरिकुलम डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, तो फिर हम इनके ट्रीटमेंट्स को देखते हैं जो कि अक्सर जो मैकेनिकल बन जाते हैं। तो जो कुरिकुलम डेवलपमेंट का टास्क है वो जो है टेक्नोलॉजिकल बन जाता है।
जो एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है वो कुरिकुलम डेवलपमेंट के एलिमेंट्स को भी डिस्क्राइब करता है और उनके बीच के रिलेशनशिप को भी, और जो इसके सपोर्टिंग प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं, उनको भी शो करता है कि किस तरह से वो जो एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स प्रियर हैं यानी प्रियोरिटी रखते हैं, और कौन से असूल हैं जो कि कंसिडर किए जाने चाहिए। और ये बात इसमें नोट रखनी चाहिए कि हर जो असूल और क्राइटेरिया है उसकी इक्वल इम्पोर्टेंस है। अगर हमने कुरिकुलम डेवलप करना है उसके इक्वली इम्पोर्टेंस है। अक्सर क्या होता है, ऐसे क्राइटेरियाज जिनकी कम इम्पोर्टेंस है उसको प्रायोरिटी दे दी जाती है ऐसे क्राइटेरिया की जिनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उस पर। आगे से पेज नंबर 86 पे आ जाते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक अब अ पर्पस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान। क्या अ पर्पस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान यानी कि जो मकसद कुरिकुलम डेवलपमेंट का पाकिस्तान में जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में। ठीक है, जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है कुरिकुलम डेवलपमेंट का वो हमें उसमें हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कुरिकुलम को और उसके जो प्रेजेंट पिक्चर है उस पर उसकी इंटरडिपेंडेंस यानी कि कुरिकुलम मॉडल कितना वो इफेक्टिव है और ये हम इस काबिल बनाता है कि वो फुलफिल करे हमारी सोसाइटियल ज़रूरियात को, लेकिन हम अपनी जो आइडियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है उनको भी पूरा करते हैं। ठीक है, जो हमारी नजरियाती रिक्वायरमेंट्स है उन पर भी हम पूरा उतरते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो कि प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, उसमें बताते हैं कि वैल्यूज़ का जो मेन रोल जो है वो वैल्यूज़ का होता है यानी इक़दार का होता है। ठीक है, जैसे कि फ्रेमवर्क्स जो कि डिस्कस किए गए हैं पहले उनमें जो वैल्यूज़ है वो कम्प्लीटली इग्नोर की गई है या सिर्फ उसे इम्प्लाई किया गया। जो फ्रेमवर्क है वो ज़रूरी तौर पर हम खसूसियत शो करता है कि हमने किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना है, देखना है, कंटेंट को सिलेक्ट करना है, मेथड्स को सिलेक्ट करना है और एवेलुएशन को सिलेक्ट करना है। जो फ़िलासफ़ी है, फ़लसफ़ा है और बिलीव्स है, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो मॉडल्स में रिकॉग्नाइज किया देखा जाता है जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। लेकिन जो लिटल जो थोड़ी महसूस कंसिडरेशन है वो वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट पर जो है की जाती है, क्योंकि वैल्यूज़ जो होते हैं वो अकायद को रिफ्लेक्ट करते हैं और फिलासफीज को रिफ्लेक्ट करते हैं और असरअंदाज होते हैं कि हम जो सिलेक्ट करते हैं डिज़ायरेबल बिहेवियर जो कि रिक्वायर्ड होता है उसको सिलेक्ट करने के पर जो है वो असरअंदाज होते हैं। वैल्यूज़ जो इक़दार होते हैं उनका फिज़िकल इन्वायरमेंट से जो है हारमोनी होनी चाहिए यानी सिंपैथी अटैचमेंट होनी चाहिए लर्नर से, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से, कंटेंट से, लर्निंग एक्सपीरियंस से और एवेलुएटिव प्रोसीजर से जो है हारमोनी होनी चाहिए ताकि हम इनको बाइंड इकट्ठा कर सकें, सब कुरिकुलम के एलिमेंट्स को जो है वो इकट्ठा कर दें थ्रू आउट द मॉडल। ठीक है, मॉडल्स को कम्प्लीटली देखा जाए तो वैल्यूज़ जो होती है वो ट्रांसपोज की जाती हैं और वो मॉडिफाइड फॉर्म में हमारे सामने आती है। ठीक है, हम जैसे कि जानते हैं पाकिस्तान जो है एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। ठीक है, नज़रियाती बुनियाद पर है, इसकी कोर वैल्यूज़ इसकी अहम वैल्यूज़ है जैसे वर्च्यू, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई और ऑनेस्टी, ईमानदारी और जो कि वक़्त दिया गया उसमें अंडरगोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ जो जो प्रोवाइड करती है हमें फ्रेमवर्क फॉर कि हमने जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने का क्या फ्रेमवर्क है उसको ऐसा होना चाहिए कि जो सोसाइटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स इसके बनाने हैं जो कि बताए हमें शो करे कंटेंट का को किस तरह से हमने टीच करना है और उसको किस तरह से एवेलुएट करना है। एवेलुएशन अगर इस के बाद जो है हम दोबारा मेथड्स की तरफ आएंगे, कंटेंट्स की तरफ आएंगे और ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आएंगे जो कि फाइनली जो है वैल्यूज़ के मुताबिक होने चाहिए। ठीक है, जो हम दोबारा से वैल्यूज़ की तरफ आते हैं उसका मतलब है कि हम जो है दोबारा एक दायरे के अंदर आते हैं और एक्सप्लेनेशन उसी में करते हैं, ना कि इसकी एक कोर्स यानी अहम जो है रूम में आते हैं। ठीक है, आपने आगे से एक्टिविटी आपने कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स को अपने फेलोज़ के साथ कॉन्सेप्चुअल मॉडल के मेन पॉइंट्स को अपने फेलोज़ के साथ डिस्कस करना है, शेयर करना है और एक खुद से एक मॉडल बनाना है और आपने सोचना है कि ये मॉडल जो है पाकिस्तान के लिए सही है कि नहीं।
ठीक है, जैसे कि वैल्यूज़ एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंटेंट क्या है, मेथड्स क्या है, और फिर आपने एवेल्यूएशन करनी है। ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से ये रिफर्स चलना है। फिर मेथड, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, नीड ऑफ सोसाइटी, ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह से ये सर्कुलेट होना है। आगे से आपके पास सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज करिकुलम डेवलपमेंट डज अ कम्प्लेक्स अंडरटेकिंग, वाइज, क्योंकि करिकुलम डेवलपमेंट क्यों जो है कम्प्लेक्स अंडरटेकिंग लेती है, क्योंकि हमने इसमें जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन और स्पेसिफिक इससे एम ऑफ इंस्ट्रक्शन देखने होते हैं, तो इसलिए ये कम्प्लेक्स लेती है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन डज अ करिकुलम डेवलपर रिक्वायर्ड टू मेक। करिकुलम डेवलपमेंट को कौन से डिसीजन जो है वो करने हैं, सबसे पहले उसको वैल्यूज़ को देखना है, उसकी नीड्स को देखना है, सोशल लॉजिक में क्या नीड्स हैं, उसकी करिकुलम की क्या ज़रूरियात है, क्या वैल्यूज़ है, किस तरह से उसको क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हों, क्या एम्स हो, उनको किस तरह से वैल्यूएट करना है, क्या टीचिंग मेथड्स हो, ये देखना है। ठीक है, व्हाट इज़ रफ टेलर मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, उसका मॉडल आपने बताना है। ठीक है, वो जो था कि उसने कहा था पहले ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस को चीज़ सेलेक्ट करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है, और फिर वैल्यूएट करना है। ठीक है, और हिल्दा ने क्या 7 स्टेप्स जो सुगेस्ट किए थे वो बताने आपने इधर। ठीक है, हिल्दा ताबा ने। ठीक है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंसेप्चुअल, ठीक है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो कि हिल्दा ताबा ने दिया था, और नेगले एंड इवेंट्स का। हिल्दा ताबा का 7 स्टेप्स वाला था, और नेगले इवेंट्स के इसका कंपेयर करना है, आपने डिफरेंस फाइंड करना है। यू हैव रीड अबाउट वेरियस मॉडल्स ऑफ, आपने जो है बहुत सारे मॉडल इसमें है आपने देखे हैं। ठीक है, राफ टेलर का यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में जो मॉडल किया गया तो वो आपने देखा है। 30 स्कूल एक्सपेरिमेंट का मॉडल आपने देखा है। इसके अलावा हिल्दा ताबा ने जो मॉडल दिया था, नेगले डेवंस के मॉडल्स, ठीक है, आपने देखे हैं। आपको कौन सा आप समझते हैं कि जो बेहतर है और पाकिस्तान में भी घर और उसकी रीज़न बता रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि हिल्दा ताबा का मॉडल जो है ना वो बेस्ट है, और ये क्योंकि उसमें हर चीज़ जो है एक प्रोसेस तरीके से हो रही है। ठीक है, स्टेप्स वाइज हो रही है, तो हिल्दा ताबा का तो बेहतर लगा है। आगे से जो आपको बेहतर लगता है आप अपना आंसर उस हिसाब से दे सकते हैं। आगे से आ जाता है प्रोसेस ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट। हमारा टॉपिक है कुरिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करना होता है, फिर आपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना होता है, फिर आपने ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस यानी मेथड्स को देखना है, आपने इवैल्यूएट करना है। कुरिकुलम डेवलपमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि सिर्फ एक दफ़ा की जाए और फिर बाद में कभी ना की जाए, बल्कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये कॉन्टीन्यूसली होती रहती है। नॉलेज है और जो उसके इंसाइट्स हैं, जो उसके फहम है, ठीक है, वो एवेलुएशन के थ्रू हासिल किए जाने चाहिए और उसको फीडबैक के तौर पर यूज़ किया जाना चाहिए, जो कि फ्रेश को प्रोवाइड करता है फीडबैक, और स्टार्ट किया जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपने किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना है, बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज आ जाती है कि आपने करिकुलम डेवलपमेंट में ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना है। ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन शो ऑफ करती है कि वो आप जो ऑब्जेक्टिव्स होती है वो आपको देती है, शो ऑफ करती है कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, करिकुलम को बनाने का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जो पूरा एजुकेशन का प्रोग्राम है उसका स्कोप प्रोवाइड करती है, और लर्निंग एक्टिविटीज़ की क्या जो है वो नौयत प्रोवाइड की जाएगी वो बताती है, और वो किस तरह से इसमें एम्बॉयड होती हैं। अगर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लियरली बताए जाए तो फिर हम अगर तो फिर जो हमने जो ऑर्गेनाइजेशन जो लर्निंग एक्टिविटीज़ सेलेक्ट करनी है वो बहुत आसान हो जाता है। अगर जो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं वो जनरल होती हैं और वाग होती हैं, एम्पटी होती हैं, ठीक है, तो हमने जो कंटेंट सेलेक्ट करना है और जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस सेलेक्ट करना है और उसको इवैल्यूएट इंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, वो जो है वो डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, इन 3 चीज़ों में किया जाता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो थोड़े वक्त के लिए हासिल करने हैं, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो स्टूडेंट्स की होल लाइफ में हासिल होने हैं। ठीक है, स्पेसिफिक जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो महसूस ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं और जो महसूस स्किल्स उसको सिखानी है, और जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो सबने हासिल करने होते हैं। बिहेवियरल एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो बिहेवियर में चेंजिंग आए और जो जनरली सबके लिए चेंजिंग आए वो ऑब्जेक्टिव्स बिहेवियर और जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं।
ठीक है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को हम इस तरह से कह लेते हैं, जो स्टूडेंट है वो बहुत थोड़े टाइम में जो सीख जाता है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और जो थ्रू और जो वो अपनी एजुकेशन के थ्रू और जो सीखता है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, महसूस ऑब्जेक्टिव्स, वो कुरिकुलम के महसूस एरिया से रिलेट करते हैं, जबकि जर्नल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या कहते हैं, किसी सब्जेक्ट से रिलेट नहीं भी करते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स को हम बिहेवियर टर्म में शो ऑफ कर सकते हैं या फिर मोर जनरल और ऐसे टर्म्स में भी शो ऑफ कर सकते हैं कि जो बयान नहीं की जा सकती। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स को हमने जब सेलेक्ट करना है, ठीक है, स्टेट करना है, उसके लिए हम टेलर की जो है बिहेवियर टर्म्स पर जोर देते हैं। वो उसने ज़्यादातर जोर दिया था कि एक स्टूडेंट्स यानी कि उसने जोर दिया था कि जो स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका मकसद ये हो सकता है कि हमने स्टूडेंट्स में जो है चेंजेस जो है उसको शो ऑफ करना है, और इस तरह से लेकर चलना। जो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ है जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया स्टूडेंट्स को, वो प्लान्ड हो और बहुत सारे तरीक़ों से डेवलप्ड हो ताकि हम इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें। जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स है उनको शो इस तरह से किया जाना चाहिए कि स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करें, और वो स्टूडेंट से क्या चीज़ एट द एंड ऑफ द कोर्स एक्सपेक्ट की जाती है और वो किस काबिल जो है वो हो जाता है। आगे से हमारे पास सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के बाद आ जाता है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। ठीक है। अगर एम्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की दर्जाबंदी करनी है, जो कंटेंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, वो आगे से हम जाके एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन जो चैप्टर डॉक्टर मुश्ताक अहमद गोराहा ने लिखा है उस पर स्टडी करेंगे। ठीक है। जो आपने कंटेंट को सिलेक्ट करना है और ऑर्गेनाइज करना है वो हमेशा क्या होगा, जनरल से मूविंग, जनरल से जो है स्पेसिफिक में मूव करेगा। जैसे कि आप बच्चे को बचपन में जो है वो अलिफ बा ता ABC और 1 2 3 काउंटिंग सिखाते हैं। जैसे उसका लेवल बढ़ता जाता है आप उसमें जैसे क्लास 8 तक जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है सब बच्चे जो है अमूमन जो एक स्कूल में पढ़ते हैं उनमें एक ही तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और वो एक ही चीज़ें सीखते हैं, तो वो इनके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है। जब वो मैट्रिकुलेशन लेवल पे आते हैं देन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो आर्ट्स को चूज़ करते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस को, कुछ मेडिकल को चूज़ करते हैं, तो ये इनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। फिर ये स्पेसिफिक उन फील्ड्स की तरफ होते जाते हैं। जो जो वो डिग्री लेवल पर पहुंचते हैं तो वो और सिंगल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो वो उनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जो है वो चले जाते हैं। कंटेंट जो है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। स्पेसिफिक का मतलब ये नहीं कि नैरोसली स्टेटेड है, बल्कि ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर जो जनरल ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट ने कुछ स्किल्स हासिल करनी है जो कि उसको लर्निंग में कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रखे, लेकिन तो फिर इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि उसने अपने अंदर डेवलप करनी है स्किल्स ऑफ रीडिंग, लिसनिंग, क्वेश्चनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने की जो स्किल्स है वो अपने अंदर डेवलप करनी है। ठीक है। अगला स्टेप आता है कि क्या हर सब्जेक्ट में क्या पॉसिबल कंटेंट डाला जाए जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करे कि वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में उसकी मदद करे। तो फिर इसके लिए जो एक क्वेश्चन आता है कि किस तरह से कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है। हिल्दा ताबा ने सुगेस्ट किया था कि कंटेंट को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए ताकि उसका मुनासिब स्कोप हो, उसकी मुनासिब सीक्वेंस हो, यानी एक सेट ऑफ स्टेप्स जो है मुनासिब तरीके से अरेंज हो और उसकी इंटीग्रेशन जो है वो मुनासिब हो। स्कोप का मतलब है कि आपने जानना है कि क्या चीज़ें हैं जो कि आपको कवर करनी है, एक स्टूडेंट को कवर करनी है और उसको डीपली उसको लर्न करना है। ठीक है। जो ज़्यादा एक्सटेंसिव है, जो स्टूडेंट्स की कवरेज है वो करता है, वो कंफ्यूज कर दी जाती है डेप्थ कि वो किस तरह से कितने गौर से जो है वो अंडरस्टैंड करता है और कितने जो है अच्छे तरीके से वो लर्न करता है। ठीक है। सीक्वेंस इस तरह से हो, ऐसा ऑर्डर कंटेंट का हो जो कि स्टूडेंट्स के लिए प्रोसेस किया हो गया और स्टूडेंट को प्रेजेंट किया जाए। ठीक है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और डिफ़िकल्टी आते हैं ताकि हम डेवलप करते हैं क्यूमुलेटिव और कंटिन्यूस लर्निंग डेवलप करते हैं, तो वो हमें हकीकत देते हैं कि जो सीक्वेंस है कुरिकुलम डिज़ाइन की उसको देखने के लिए हम सिर्फ जो है सीक्वेंस को कंसिडर करते हैं। ठीक है। जो कुरिकुलम है वो सीक्वेंस वाइज चलता है, जैसे ग्रेड 1 में, फिर उसकी ग्रेड 2 में उसको हाई कर दिया जाता है, ग्रेड 3 में उससे हाई कर दिया जाता है। ठीक है। फिर इंटीग्रेशन आ जाते हैं। इंटीग्रेशन को हम इस तरह से देखते हैं कि जो लर्निंग वेरियस सब्जेक्ट्स हैं उनका आपस में क्या जो है वो रिलेशन है, जो कि सेम टाइम पे कुरिकुलम पढ़ाया जा रहा है और आप इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या जो है वो ताल्लुक होता है।
जो आपने कंटेंट को सिलेक्ट करना है वो एक यकीनी क्राइटेरिया पर बेस करना चाहिए। ठीक है, कुछ कंटेंट होता है वो दूसरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। इससे पहले कि हम किसी महसूस कंटेंट की महसूस स्टेप पर पहुँचे और उसको कोर्स में इंक्लूड करें, ये जो है सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए और इंटरेस्ट के क्राइटेरिया को और लर्निंग एबिलिटी के क्राइटेरिया को जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इस क्राइटेरिया को इस यूनिट में यानी प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया ऑफ कंटेंट सिलेक्शन बाय डॉक्टर MR सिद्दीकी, और आल्सो आप इसको कुरिकुलम चेंज जो कि डॉक्टर सगीर ने लिखा हुआ है उस पर आप इसको कर सकते हैं स्टडी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अप्रोचेस टू कंटेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, हम किस तरह से कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरह से उसको अप्रोच कर सकते हैं। अब हमारे पास कॉन्फ्लैक्ट, हमने कंटेंट कर लिया है, हमने ऑब्जेक्टिव से डिफाइन कर लिया, हमने कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है, हमने किन अप्रोचेस से उनको ऑर्गेनाइज करना है इसको अब हम देखते हैं। ठीक है, जो अगर आपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स सर्व करने हैं यानी लेने हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो कंटेंट है वो मस्ट भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ठीक है, जो कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलो करती है। शायद इनमें से एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है कि वो ये है कि किस तरह से जो लर्निंग है वो की जाती है। ठीक है, हमारा अक्सर जो कुरिकुलम जो है वो इनफेक्टिव या गैर मौसर तब साबित होते हैं ना सिर्फ ये इस वजह से कि उनका जो मटेरियल या जो कंटेंट है वो नामुनासिब है। कई बार जो कंटेंट है वो मुनासिब होता है लेकिन वो ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से नहीं किया गया होता, जो कि लर्निंग को डिफ़िकल्ट बनाता है। ठीक है, जैसे कि हिल्दा ताबा ने कहा था कि जो चॉटिक कंटेंट होता है जो कि अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, अफरा तफरी में बनाया गया था, उससे जो है इफेक्टिव हम जो है रिजल्ट हासिल नहीं या कुरिकुलम के जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मौसर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो कंटेंट को मस्ट भी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। कंटेंट के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत यानी कि डिफ़िकल्ट और कम्प्लेक्स दोनों तरीके से हो सकती है। ठीक है, कंटेंट इस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि उसमें जो हम जानते हैं यानी जिस किस्म का नॉलेज हम जानते हैं उसको अप्लाई कर सके। ठीक है, हमें जानना चाहिए चाइल्ड की ग्रोथ और उसकी लर्निंग के मुतालिक जो है उसका इल्म होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि अप्रोचेज है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वो जो फोकस करे सब्जेक्ट पर या जो डिसिप्लिन या जो भी आप सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, साइंस है, उस पर फोकस करें। ऑर्गेनाइजेशन यानी अरेंजमेंट जो आपने करने, ऑर्गेनाइजेशन फोकस की जानी चाहिए स्पेशल कॉम्पिटेंसीज स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज की, यानी कि 1 बाय 1 अरेंजमेंट सही होनी चाहिए कि पहले बच्चा ये सीख ले दैन फिर वो सीखे दैन फिर वो सीखे। ऑर्गेनाइजेशन फोकस की जानी चाहिए सोशल एक्टिविटीज़ एंड प्रॉब्लम पे, यानी कि जो सोशली एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो माशरे में बच्चे का क्या किरदार हो उस प्रॉब्लम पर भी फोकस करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन फोकस करनी चाहिए प्रोसेस स्किल्स पे, ठीक है, जो स्किल्स पहले से प्रोसेस होगी हुई उस पर फोकस करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन फोकस करनी चाहिए इंडिविजुअल्स यानी बच्चे के नीड्स और इंटरेस्ट पे जो है वो फोकस करनी चाहिए। अब हम 1 बाय 1 इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से सब्जेक्ट या डिसिप्लिन के लिहाज से आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, एक डोमिनेंट कॉन्सेप्ट है कुरिकुलम में जो तरीकी तौर पर चलता आ रहा है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो टीचर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट जो है वो उसे सीखते हैं। ठीक है, जो एक कम्प्रीहेंस यानी कि एक स्कूल में जो है जो बच्चों को कुरिकुलम पढ़ाया जाना है उसको सब्जेक्ट्स में जो है डिवाइड किया जाता है यानी ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन हर सब्जेक्ट्स को फिर आगे से फर्दर डिवीजन्स यानी चैप्टर्स में डिफाइन किया जाता है और एक यूनिट में आगे से जाकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो बाइंड किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे कि सेलर और अलेक्जेंडर ने डिफाइन किया है इसको, यानी कि उन्होंने का जो कहना है वो ये है कि जो सेट है यानी कलेक्शन है बेसिक जनरलाइजेशंस की जिसको हम इकट्ठा करते हैं नॉलेज की फील्ड में इनटू यूनिट में। ठीक है, समझिए एक आपके पास यूनिट बन गया, उसमें जो जो चीज़ें हैं उसको ऑर्गेनाइज इस तरह से किया जाता है नॉलेज को, ताकि वो आपको पूरे के मुतालिक हमआहंगी दे, आप उसके पूरे के मुतालिक समझ जाएँ और उसकी लिमिट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को फिक्स किया जाता है, आप उधर तक सोच सकते हैं। और इसमें नॉलेज जो डिसिप्लिन का नॉलेज है वो भी इंक्लूड किया जाता है
और बेसिस प्रोवाइड की जाती है ताकि आप डिस्कवर कर सकें जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में एग्जिस्ट करता है, उसको जो है डिस्कवर कर दें। जैसे कि हर स्कूल का सब्जेक्ट, जैसे कि आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज किए गए हैं सब्जेक्ट। और कुरिकुलम प्लानर को पता है कि कौन ने डिटरमाइन किया है, जाना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करना है और कब यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिनका स्ट्रक्चर अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो कि मटेरियल जो कि पाकिस्तानी स्टडीज़ के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो बहुत कम है। और भी बेसिक डिसिप्लिन जो कि इससे रिलेट करते हैं, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, यानी शहरी हकूक़ और जियोग्राफी के लिए भी। ठीक है, इन मटेरियल्स को मिक्स करके जो महसूस ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है किसी कंटेंट के किसी आर्डर के लिए, तो वो आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से कुछ जो पहले से बनाए गए डिसिप्लिन हैं वो स्टूडेंट्स को ऑफर नहीं करते कि वो उनको ऐसे मौके मिले ताकि वो ऐसे कुछ ऐसा सीखें जो कि वो अपनी असली ज़िंदगी में प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर सकें। इसलिए जो न्यू कंटेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं वो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी, या हम उसे शायद ये भी कह सकते हैं कि इंटर डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि सब्जेक्ट्स को क्रिएट करती है, बनाती है और उसे क्लासिफाइड यानी उसकी डिफरेंट ब्रांचेस आगे से बताती है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो न्यू इन्वेंट किए गए हैं उनमें से कुछ ये बिजनेस एजुकेशन यानी बिजनेस की तालीम हासिल करना, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन्वायरमेंट माहौल की तालीम हासिल करना, हेल्थ एजुकेशन, इंडस्ट्रियल आर्ट्स एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ताहम जो पहले से इस्टेब्लिश डिसिप्लिन है और सब्जेक्ट है वो क्लियरली ड्राइव किए गए हैं इन सब्जेक्ट से, और उनका एक स्ट्रक्चर और आर्डर है। ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्टिव कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं, सो कॉल सब्जेक्ट्स, उनकी कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन उनको वर्षे में नहीं मिली, उनके पीछे से पहले ऑर्गेनाइज नहीं है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये पूरे कुरिकुलम को जो है वो कंफ्यूज बना देते हैं। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है उसे सब डिवीजन में यानी यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि वो अच्छे से समझ आ जाए और ये स्कूल के लिए आसान हो जाए और कुरिकुलम को जो है बच्चों के लिए आसान तरीके से जो वो आगे से करवाया जा सके। ठीक है, 1960 में जेरम ब्रूनर ने इसको फेवर किया था बहुत सारे डिसिप्लिन्स को कि किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो टीच किया जाए। उसने ये लिखा था कि जो कुरिकुलम किसी भी सब्जेक्ट का कुरिकुलम है वो इस तरह से डिटरमाइन किया जाना चाहिए, उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि हासिल करनी है वो अपने प्रिंसिपल्स को अंडरलाइन कर देना, जो कि वो ऐसे प्रिंसिपल्स को अंडरलाइन कर देना है जो कि उस सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं और उसका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग वो होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपने फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना है प्रिंसिपल्स की टर्म्स में और आइडियाज़ वहाँ से लेने हैं जहाँ से ये आया है। ठीक है, यही सिर्फ यही रास्ता है ताकि आप जान सकें और जो क्विक डेटा जो मतलब कि याददाश्त का बच्चों का भूल जाना इसको कम किया जा सके, क्योंकि अगर कंटेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा तो बच्चे जो लर्नर है इसे अच्छे से ध्यान में रख सकेगा। ठीक है, अब इस मॉडल्स की कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट यानी कि आपने सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से करनी है किसी भी सब्जेक्ट्स को उसको टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करना है। ठीक है, इसकी जो लिमिटेशंस है वो ये होगी कि ठीक है जो सब्जेक्ट है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, वो फिक्स्ड की तरफ चले जाता है और जो कुरिकुलम है वो इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा, यानी कि वो सीखना ही सीखना होगा। तो और उसका जो रिलेशन सब्जेक्ट मैटर का रिलेशन है प्रॉब्लम्स से, और जो स्टूडेंट्स की अपनी प्रॉब्लम्स है और उसका इंटरेस्ट है उससे जो है इसका रिलेशन कट जाता है। ठीक है, तो इसकी ये लिमिटेशन आ जाती है। ठीक है, इन लिमिटेशंस की बिना पर ब्रूनर ने खुद ही 1975 में इस चीज़ पर जोर दिया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉलेज या कंटेंट बेस पे करती हैं उसमें कुछ डाउट्स हैं। ठीक है, लेकिन फिर बाद में उसने दोबारा से इस पर जोर दिया था कि स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट पर दोबारा से जोर दिया था ताकि जो ज़्यादा अर्जेंट प्रॉब्लम्स है उस पर अटेंशन की जा सके, उन पर तवज्जो दी जा सके।
आगे से हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमने कंटेंट को ऑर्गेनाइज इस तरह से करना है उन स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज, यानी पहले बच्चा ये सीखे देन ये सीखे। अब मैथ्स में ही आ जाए तो पहले हम सिखाते हैं उनको काउंटिंग नंबर्स, देन हम उन्हें एडिशन सिखाते हैं, टेबल सिखाते हैं। तो ये स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज के लिहाज से जो अरेंजमेंट है उसमें आ जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज इस तरह से कि पहले इस लेवल पे ये सीख ले तो इस लेवल पे ये सीख ले, तो ये आ जाती है इसमें स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज के लिहाज से जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे, ठीक है। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो की जाती है उसका डायरेक्ट ताल्लुक हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स से, ठीक है, जो हमने हासिल करना है लर्निंग एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंस से। हम देखते हैं कि कौन सी जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंसेज हैं, जो कि या बिहेवियर्स हैं, जो कॉम्पिटेंसीज हमने स्टूडेंट्स से हासिल करने हैं, कौन सी लर्निंग एक्टिविटीज़ को प्लान करें ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें, और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को किस तरह से चेक करना है कि ये ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहा है या किसी एक ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, हम अगर पाकिस्तान स्टडीज़ में स्टूडेंट्स को लर्न करना सिखाते हैं कि उसने किस तरह से मैप को जो है एडिट करना है और किस तरह से अपनी कॉम्पिटेंसी शो करनी है, इससे पहले कि वो किसी जियोग्राफिकल लोकेशन में जाए और वहाँ उसका नॉलेज ले, तो उससे पहले ही मैप को रीड करना आना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन जो हम स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज के लिहाज से कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं उस पर देखते हैं हम स्पेसिफिक देखते हैं, यानी महसूस चीज़ों को देखते हैं। सिक्वेंशियल होता है यानी स्टेप वाइज वो सीखता है, और डेमोन्स्ट्रेबल होता है लर्निंग, वो यानी वो अपनी लर्निंग को शो करता है, अप्लाई करता है टास्क एक्टिविटीज़ में, और स्किल्स सीखता है जो कि इस पे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, और वो काम करते हैं जो कि उसने लर्न किया और जो स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो एडवोकेट्स होते हैं यहाँ जो इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड कुरिकुलम जो करना चाहता है वो सबसे पहले जो है किसी भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को रखता है, ठीक है। जो कोई भी सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स को फिर उसके कुरिकुलम के प्लान के लिए बुलाता है और उसको प्लान करवाता है जो कि लाइफ एक्टिविटीज़ जो एक अडल्ट की लाइफ एक्टिविटीज़ से रिलेट करता हो, ठीक है। वो फिर इस बात पर जोर देता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस चीज़ पर फोकस करें कि स्टूडेंट्स क्या सीखे और क्या करने के काबिल हो जाए, ना कि क्या उसने पढ़ा है या क्या उसने एक्सपीरियंस किया है या कि क्या उसने जाना है। इसके बरक्स वो क्या सीखता है और क्या करने के काबिल हो जाता है। और हम ये कह सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव देखे जाते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं परफॉर्मेंस से, जो कि बहुत जनरल गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन के लिए जो है हम गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और कुरिकुलम जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये एनालिसिस पर जोर देना चाहिए कि स्टूडेंट्स ऐसे स्किल्स और ट्रेनिंग ले जो कि उसके लिए बाद में उसको जॉब मिल जाए, जैसे कि उसको स्किल्स ट्रेड की स्किल्स लेनी चाहिए या अरेंजमेंट की स्किल्स जो है वो हासिल करनी चाहिए ताकि उसके लिए बाद में जो जॉब मिलना है जॉब करना आसान हो, कि ना कि फ्रूटलेस वो इल्म या नॉलेज को हासिल करे। अब इस मेथड के भी कुछ लिमिटेशंस हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें स्किल्स पे ज़्यादा यूटिलिटी दी जाती है, ठीक है। इसकी ज़्यादा लर्निंग स्किल्स सिखाने में यूटिलिटी करवाई जाती है। तो इसमें क्रिटिकल रीडिंग यानी तनकीदी रीडिंग, लिसनिंग और डिस्कशन कॉम्पिटेंसी जो है वो नहीं सिखाई जा सकती, ठीक है। परफॉर्मेंस इस मेथड में ये हो सकता है नकली हो सकती है, आर्जी हो सकती है, गलत हो सकती है। जब जो बच्चे इस यानी कि उन्होंने मार्क्स हासिल करने हैं, रिवार्ड्स इनामात लेने और पनिशमेंट नहीं तो मिल जानी है, इस लिहाज से जो परफॉर्मेंस है वो गलत भी हो सकती है। अफेक्टिव डोमेन में और कोग्निटिव एरियाज के भी बहुत सारी समय। अफेक्टिव डोमेन कौन सी है कि पहले बच्चे ने पहले रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यू करना और फिर ऑर्गेनाइज करना और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, इस तरह से थी। और कोग्निटिव एरिया से पहले नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन करना सीखना, एनालाइज करना सीखना, सिंथेसाइज करना, फिर एवेलुएट करना सीखना। तो ये कोग्निटिव एरियाज में आ जाते हैं बहुत सारे कोग्निटिव एरियाज। और जो अफेक्टिव डोमेन में कि इसको काबिल तस्हीर यानी इसको हासिल नहीं किया जा सकता कि हम किस तरह से स्पेसिफिक जो महसूस कॉम्पिटेंसीज हैं और लर्निंग एक्सपीरियंस को आप इसमें मैच करें। आगे से हम आ जाते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के जो फोकस करती हैं सोशल एक्टिविटीज़ और प्रॉब्लम्स को।
जैसे हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन फोकस करें, यानी सोशल एक्टिविटीज़ और प्रॉब्लम्स पर सब फोकस करें, ठीक है। तो हमारे पास दिन में इसको हम कंटेंट को इस तरह से ऑर्गेनाइज करने में 3 पैटर्न्स में कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट पैटर्न आता है, हम उसमें देखते हैं जो सोशल सोसाइटी है जिसमें हम परसिस्टेंट लाइफ पहले से ज़िंदगी गुजारे हैं, उसको लेकर जो करिकुलम के ये कंटेंट को हम ऑर्गेनाइज करें, उसके एडवांस करें, ठीक है। तो सेकंड आ जाता है कि हम इसमें बहुत और वैल्यूज़ ऐड कर दें, यानी कि हमने सिखा देंगे किस तरह से हमने जो है लाइफ को प्रिजर्व कर प्रोटेक्शन करनी है, कंजर्व करना है, प्रॉपर्टी और नेचुरल रिसोर्स को किस तरह से बचाना है, किस तरह से हमने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है और डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, और दैट यानी प्रोडक्शन के रिटर्न में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हमने इनकम या फूड वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किस तरह से हमने गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करना है, और किस तरह से हमने बातचीत करनी है और ट्रांसपोर्टेशन करनी है गुड्स यानी कि लोगों की और चीज़ों की, और किस तरह से हमने एस्थेटिक्स इम्पल्सेस यानी कि इंजॉयमेंट्स और ब्यूटी के पे एक्सप्रेशंस देने हैं, और किस तरह के हमने रिलीजियस इम्पल्स यानी रिलीजियस पे क्या एक्सप्रेशन देने हैं, इस पर बेस करना हो सकता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो थर्ड पैटर्न ये हो सकता है, सोशली जो करिकुलम वो को कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये हो सकता है कि थर्ड इस बना पर हो जाता है, यानी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ या प्रॉब्लम्स पर डिपेंड कर जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, रिलीजन या वर्क के बारे में हो सकता है, ठीक है। जो सोशल एक्शन है जो कुरिकुलम में वो अभी इतना खास ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, लेकिन ताहम इसको देखा गया है, इसलिए जो रिसेंटली है इसको थोड़ा थोड़ा कुरिकुलम में आना शुरू किया है। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो खुद भी जो होती है ग्रुप ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ या प्रॉब्लम्स होती हैं वो उधर सब सोशली इंटरेक्ट करते हैं आपस में। जो ऑर्गेनाइजेशंस के एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं और टाइमलेस होते हैं। स्कूल्स में जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो लोकल सिग्निफिकेंस रखता है, ठीक है। आगे से प्रोग्राम एफेक्शन में जो स्कूल्स है वो प्रॉब्लम एरियाज ऑफ रियलिटीज़ बन रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ अफेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। समराइज़ करके हम इस तरह से कह सकते हैं जो सोशली सेंट्रल कुरिकुलम है उसकी अप्रोच वो ज़्यादातर फोकस करता है सोसाइटी एक्टिविटीज़ और प्रॉब्लम पर। इसके बाद दो प्राइमरी आर्गूमेंट्स आ जाते हैं, स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कि सोशली कंटेंट सेंटर्ड कंटेंट किस तरह से अप्रोच किया जाता है। ये जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, जो सोसाइटी की ज़रूरत है, जो सोसाइटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत उसको उस पर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। ये डायरेक्टली जो होता है रेलिवेंट होता है स्टूडेंट्स की नीड से और उसके कंसर्न से, और देयरफॉर जो है इसके स्टूडेंट्स के अहम और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इसकी लिमिटेशंस ये होती है कि ये जो सिर्फ जो है सोशल जो ये इसका जनरल पर्पस होता है और वो ये कुरिकुलम का एक पोर्शन ही यानी होल कुरिकुलम को सोशल सेंटर नहीं किया जा सकता, ये जस्ट एक पोर्शन उसका होता है। ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन प्रोसेस स्किल्स, ठीक है। प्रोसेस स्किल्स उसको हम इस तरह से करते हैं। प्रोसेस स्किल्स अप्रोच जो है वो कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा जो है वो प्रोसेस यानी इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी पर इसकी जो है वो करैक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हैं, ठीक है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम अलग अलग कर लें कुरिकुलम ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स जिसमें कुरिकुलम को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस जो कि इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको सेपरेट कर लें, ठीक है। प्रोसेस के अप्रोच में जैसे कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स हैं ये बच्चों को सिखाते हैं, तो ये हम इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं तभी हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। लर्निंग प्रोसेस वो सीखता है कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग है, देन वो ये प्रोसेस स्किल्स हासिल कर लेता है। और नॉलेज जो है वो बेसिकली वो वहीकल बनता है, ना कि डेस्टिनेशन, यानी कि नॉलेज हासिल करना हमारा वो नहीं है, बल्कि वो एक वहीकल है। नॉलेज के थ्रू हम अपनी ज़िंदगी को पहिए को चला सकते हैं, यानी वो उसको डिफरेंट सिचुएशन में हम नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं, ना कि वो डेस्टिनेशन होती है, ठीक है। प्रोसेस के अप्रोच के लिए जो स्टूडेंट्स में जिसमें हमने ये अर्न करनी है उसमें डालनी है रिक्वायर्ड है, उसको उस स्टूडेंट्स को डाटा लेना चाहिए, उसको फिर मैनिपुलेट करना चाहिए, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, देन उसको अप्लाई भी करना होगा, ठीक है। कुरिकुलम में वैल्यू प्रोसेस ज़्यादा होना चाहिए और ये प्रोसेस यानी कि जजमेंट प्रोवाइड करना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर जो सिटीजन है, शहरी है, वो नहीं अंडरस्टैंड कर किसी समझ सकते, ना ही किसी वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं या उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो फिर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि ये जो सोशल स्ट्रक्चर है वो डिसइंटीग्रेट ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो चीज़ उसमें नहीं रह पाएगी ज़्यादा देर तक। कुछ थ्योरीज का कहना है कि एजुकेशन का मकसद ये होना चाहिए कि वो ऐसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करे जो कि प्रोसेस ओरिएंटेड हो, वो अपने आप को हैंडल कर सकें ऐसी सिचुएशन में जो उनके लिए मुनासिब और इजी है, और जो नहीं भी उनके लिए इजी होती तो वो उसको हैंडल कर सके। ठीक है, उसने जो सम थ्योरीज हैं उनके मुताबिक जो उन्होंने 8 प्रोसेस स्किल्स बताई हैं। ठीक है, परसीविंग, ठीक है, महसूस करने की स्किल्स, कम्युनिकेट, ठीक है, कम्युनिकेटिंग यानी कि कम्युनिकेट बातचीत करने की स्किल, किसी से किस तरह से कम्युनिकेट कर, लविंग किसी को अफेक्शनेट करने की स्किल्स, डिसीजन मेकिंग डिसीजन लेने की स्किल, 9 जानने की स्किल्स, ऑर्गेनाइजिंग अरेंज करने की स्किल्स, क्रिएटिंग कोई चीज़ बिल्ड या बनाने की, और वैल्यूइंग किसी को वैल्यू कदर इकदार देने की जो स्किल्स हैं। ठीक है, तो ये 8 स्किल्स जो है ये प्रोसेस स्किल्स में आ जाती हैं। ठीक है, समराइज करके हम कह सकते हैं जो प्रोसेस स्किल्स है उसका मेन पर्पज़ है कि उसने प्रोसेस स्किल्स को जो है वो डेवलप करना है इंडिविजुअल्स के अंदर। ठीक है, इसके लिए कुछ आर्गूमेंट्स हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसी स्किल्स है जो कि स्टूडेंट्स की थ्रू आउट द लाइफ उसको हेल्प आउट करें, यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स आनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, और कुरिकुलम प्लान को चाहिए कि वो ये स्किल्स और इंटरेस्ट को सेंट्रल के तौर पर यानी लाजमी तौर पर सिखाए। ठीक है, कुरिकुलम को इस तरह से प्लान और ऑर्गेनाइज किया जाए कि वो लाइफ के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स हैं वो सिखा सके। ठीक है, ज़्यादा कैरी ओवर इज लाइकली जब जो कुरिकुलम ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टली आपको ये जो प्रोसेस स्किल्स है उसके को शो ऑफ करती है। ठीक है, ज़रूरी कोग्निटिव स्किल्स भी सिखाई जानी चाहिए, और ये जो है प्रोसेस स्किल्स, प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग कि किस तरह से अपनी इकदार करनी है, किसी कदर करनी है, और कोग्निटिव स्किल्स, ये दोनों जो है वो करिकुलम का हिस्सा होनी चाहिए। ठीक, आगे से हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, किसी भी पर्सनस के ज़रूरियात और उसके इंटरेस्ट पर फोकस करते हुए जो है कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन की जाए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस जो फोकस करती हैं इंडिविजुअल्स की नीड्स और इंटरेस्ट पे, ये अप्रोच जो है 18th सेंचुरी में रोशियो एजुकेशन ऑफ एमिली में, और लेटर बाद में इसको पेस्टलोजी एंड डेवे ने इस अप्रोच को अप्लाई किया था। ठीक है, इसको हम चाइल्ड सेंटर्ड, एक्सपीरियंस सेंटर्ड, प्रोग्रेसिव एजुकेशन अप्रोच भी कहते हैं, और मोर रिसेंटली ये ओपन, अल्टरनेटिव और ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है असर जो है डेवे पे शो करती है, जो कि वो यूज़ करता है स्टूडेंट्स की नीड्स ज़रूरियात को देखता है और उसके इंटरेस्ट को देखता है, देन कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फिर इसमें कुरिकुलम प्लानर में इस चीज़ की काबिलियत होनी चाहिए कि वो तशरीह कर सके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स और उनकी इंटरेस्ट को के, और उसमें से कॉमन नीड्स और इंटरेस्ट को जो पॉपुलर पॉपुलेशन है, जो किसी महसूस पॉपुलेशन की जो कॉमन नीड्स और इंटरेस्ट है उसको ऑब्जर्व कर सके और उसको कुरिकुलम में सर्व कर सके। ठीक है, इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि क्या जो है टीच किया जाना चाहिए। उसके बाद देखा जाता है कि जब आप एक स्टूडेंट्स की जेन्युइन नीड्स और उसके इंटरेस्ट को देखते हैं, इस जो अप्रोच के जो कुछ फीचर्स हैं वो ये हैं। ठीक है, कुरिकुलम प्लान इस तरह से बनाया जाना चाहिए, बनाने से पहले इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, ज़रूरत क्या है और उनका इंटरेस्ट क्या है, जनरली नॉलेज होना चाहिए, और इसमें उनको हल किया जाना चाहिए जो कि महसूस किसी पॉपुलेशन की जो है महसूस नीड्स और इंटरेस्ट हैं वो कुरिकुलम प्लान में सर्व की जानी चाहिए। ठीक है, कुरिकुलम प्लान बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो है अपनी नीड्स और इंटरेस्ट के लिहाज के हिसाब से जो है वो उसको अक्वायर कर लें। ठीक है, स्टूडेंट्स से इंडिविजुअली कंसल्ट करना चाहिए और उनको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए हर पॉइंट, और उसको हर इंस्ट्रक्शन प्रोसेस को अच्छे से बताना चाहिए। ठीक है, इस अप्रोच की जो कि स्टूडेंट्स की नीड्स और इसके जो है 3 फीचर्स है। ठीक है, वो ये आपके सामने। ठीक है, जो ऑप्शंस है कुरिकुलम डेवलपमेंट के वो स्टूडेंट्स के नॉलेज के बिना पर ट्राइज किया जाना चाहिए, और जो इनकी शेड्यूलिंग है और उसकी अरेंजमेंट है वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करे कि वो क्या सिलेक्ट कर सकें, और उनको अब चॉइस होनी चाहिए कि वो उनमें से अपने टेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकें।
स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो एक्टिवली प्लानिंग में इन्वॉल्व हो और ऑप्शंस को इवेलुएट करें जो कि उनके लिए जनरल है। जो 3 अरेंजमेंट्स हैं उनके फेवर में दी जाती हैं। जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं वो ज़्यादातर बेस करनी चाहिए स्टूडेंट्स की नीड्स और इंटरेस्ट से, और उससे रिलेट होनी चाहिए। जो नीड और इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें जो है हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन इंक्लूड होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की सक्सेस जो है काबिल बनाई जा सके। और जो इंडिविजुअल्स की पोटेंशियल के इंडिविजुअल का पोटेंशियल है हासिल करने के लिए वो फैसिलिटेट किया जाना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, आगे से इस मॉडल्स के इसकी भी अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन मेथड की जो है कुछ लिमिटेशंस हैं। एक ये कि ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स को निगलेक्ट बिल्कुल कर देती है। तो इसमें रिक्वायर्ड ये होता है कि सो कॉल्ड फ्री या अदर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्कूलिंग जो है इसमें डेवलप की जाती है ताकि स्टूडेंट्स की जो पर्सनल नीड और इंटरेस्ट से वो मुताबिकत रखे कुरिकुलम। तो इस आगे से हमारे पास आ जाते हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। ठीक है, टॉपिक 5.4 व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट, हाउ आर द इंटर रिलेटेड, गिव एग्जांपल्स ऑफ फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्स ये हैं। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना बनाना है, देन आपने ठीक है आपने कंटेंट को सिलेक्ट करना है, देन आपने सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी है और लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करना है, देन आपने उसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, आगे से आ जाता है वाई इज कंटेंट ऑफ करिकुलम मोस्टली ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन सब्जेक्ट अप्रोच की। जो कंटेंट है वो ज़्यादातर डिसिप्लिन सब्जेक्ट अप्रोच पे क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि कंटेंट जो सब्जेक्ट वाइज होता है और उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड किया जाता है ताकि वो इसलिए बच्चे के लिए आसान हो जाए, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देख ले अच्छे से समझ ले। इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे से व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डिसिप्लिन कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन की क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, इसके 2 लिमिटेशंस थी। ठीक है, ये रिजिड हो जाता है, ये टेंजिबल हो जाता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं रहता। और दूसरा ये कि ये जो स्टूडेंट्स की नीड्स और इंटरेस्ट के लिहाज से नए भी होते हैं कुछ कंटेंट्स, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट क्या है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपने ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से जैसे कि आपने मैप्स को रीड करना सिखाना है ताकि वो जनरल इक्वेशन में उस जगह जाने से पहले वो करे, उसको जो है उसको रीड करना कॉम्पिटेंसी आनी चाहिए। इसके मेरिट्स ये हैं कि इससे बच्चे जो होते हैं यूजफुल स्किल्स सीख लेते हैं, लेकिन इसके डिमेरिट्स ये होते हैं कि इससे जो बच्चे स्किल्स तो सीख लेते हैं लेकिन उनकी रीडिंग राइटिंग और ये प्रोनाउंसिएशन की स्किल्स जो है वो नहीं डेवलप हो पाती। आगे से आ जाते हैं मेजर फंक्शंस ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोशल एक्टिविटीज़ और प्रॉब्लम्स पर बेस करते हैं। इसका ये कि उनके सोशली जो होते हैं ना वो ज़्यादातर कंटेंट जो है जनरल के तौर पर यूज़ किया जाता है और वो एक पोर्शन ऑफ करिकुलम होता है। होल करिकुलम को हम इस पर डिपेंड नहीं कर सकते, पहले तो नहीं था किया जाता, लेकिन अब हम सोसाइटी की वैल्यूज़ को देखते हुए करिकुलम को डेवलप करते हैं। ठीक है, क्या फ़र्क है कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसीज और प्रैक्टिस स्किल्स। कॉम्पिटेंसी बेस कि किसी को चीज़ को कॉम्पिटेंसी महारत हासिल करना, उस प्रोसेस स्किल्स यानी कि ऐसे स्किल्स जो कि प्रोसेस है यानी कि ऑलरेडी प्रोसेस है उनको हासिल करना। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स को डाटा को इकट्ठा करना आना चाहिए, उसको मैनिपुलेट और उसको अप्लाई करना आना चाहिए, तो ये स्किल्स हो जाएंगे। ठीक है, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिविजुअल्स की नीड एंड इंटरेस्ट इसके लिए तो हर बच्चे के लिए अलग अलग तौर पर करिकुलम को फ्लैक्सीबल इतना होना चाहिए कि वो हर बच्चा जो है इसे अपने हिसाब से देख सके। ठीक है, अगर आप करिकुलम डेवलपर हैं तो एज ए करिकुलम डेवलपर आपके लिए कौन सी जो अप्रोच है कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन की, आप कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे और उसके ताकि आप कंटेंट को सिलेक्ट करें। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन सब अप्रोचेस का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर एसेंस जो है वो सिलेक्ट कर लें और उसे अपने कंटेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लें। आगे से हमारा टॉपिक है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेथड्स। ठीक है, हमने अब मेथड्स कंटेंट को अब बच्चों को स्टूडेंट्स तक प्रोवाइड करने के लिए जो मेथड्स हैं उनके बारे में आ जाते हैं। अब मार्केट में वैरायटी ऑफ मेथड्स आते हैं। ठीक है, टीचर्स होता है उस टीचर
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो टीचर होता है वो इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करता है स्टूडेंट्स तक, ठीक है। स्टूडेंट्स वो पर्सन होते हैं जो टीचर से सीखते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स, पहले तो पैसिव लर्निंग होती थी, जस्ट टीचर्स टीच करते थे और जो स्टूडेंट्स थे वो बैठ के सुनते थे। अब बहुत सारे मार्केट्स में मेथड्स आ गए हैं, ठीक है। उन डिफरेंट मेथड्स को हम देखते हैं, ठीक है। लेक्चर एंड वर्बल प्रेजेंटेशन, लेक्चर एंड वर्बल, ठीक है। ये रवायती मेथड है नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसमिट करने का, ठीक है। टॉक, एड्रेस या अदर टाइप ऑफ वर्बल प्रेजेंटेशन जो कि टीचर देता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं, वो ना उसमें पार्ट लेता है, वो नोट्स सुनता है, नोट्स लेता है और उसमें आंसर लिखता है, क्वेश्चंस पॉइंट आउट करता है। इससे जो स्टूडेंट हाईली पैसिव हो जाता है, स्टूडेंट टीचर इसमें एक्टिव होता है, वो स्पीक करता है, रीड करता है, विजुअली करता है, तो लेकिन जो स्टूडेंट है उसका किरदार जो है इसमें पैसिव हो जाता है। आगे से आ जाता है डिस्कस क्वेश्चनिंग मेथड, ठीक है। डिस्कशन क्वेश्चनिंग मेथड में इसमें जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स से डिस्कशन करता है, टॉपिक को डिलीवर करने के बाद उसको डिस्कशन करता है, उससे क्वेश्चंस करता है ताकि वो उसका माइंड उसके बारे में क्विकली रिलेट कर ले और वो आंसर देने शुरू कर दे, ठीक है। ये मोड यूज़ करता है, ये स्टूडेंट्स के हेल्प करता है कि वो नॉलेज को ऑर्गेनाइज करे, अपने जहन में कॉन्सेप्ट को डेवलप करे और उसको जनरलाइज करे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई करे, स्टूडेंट्स के बोलने की एबिलिटी को किसी भी सब्जेक्ट में इम्प्रूव करे, जो स्टूडेंट्स अपने थाट्स सोचने की स्किल्स को ऑर्गेनाइज करे और वो बातचीत जो है अफेक्टिवली कर सके। आगे से आ जाता है प्रैक्टिस एंड ड्रिल मेथड। इसमें जो टीचर है वो बार बार उसको स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाता है और जो स्टूडेंट है उसको बार बार प्रैक्टिस करता है या बार बार बोलता है। इस मेथड के जरिए भी वो इजीली नॉलेज जो है हासिल कर सकता है, ठीक है। किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है तो वो उसको हासिल कर देता है, इस तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। व्यूइंग, लिसनिंग, आंसर मेथड, पहले देखना, ठीक है। जैसे टेलीविजन देखना, किसी चीज़ को देखना, टीचर्स को देखना, उसको सुनना, देन आंसर करना, ठीक है। इस मेथड में जो है 5 टेक्निक टीचिंग रिसोर्सेज, ये मेथड जो है 5 टीचिंग रिसोर्सेज को यूज़ करता है, समझे प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, इंसाइक्लोपीडियाज वगैरह को, ठीक है। विजुअल, ऑफन लिसनिंग, मोशन पिक्चर्स, वीडियो टेप, टेलीविजन, चार्ट्स, अब इंटरनेट और कंप्यूटर्स में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑडिटरी रिकॉर्डिंग्स, टेप्स, रेडियो, फिल्म ट्रिप्स, ऑल सार, ठीक है। इसके अलावा मैनिपुलेटिव ऑब्जेक्ट फॉर हैंडलिंग, सॉर्टिंग एंड यूजिंग इंस्ट्रक्शन मशीन्स, टीचिंग मशीन जो कंप्यूटर्स है, इलेक्ट्रॉनिकली इक्विप्ड टीचिंग लेबॉर्ट्रीज जो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। ये बहुत यूज़ किए जाते हैं तो के प्रोवाइड की जाए इंस्ट्रक्शंस, ये स्पेशली बच्चों के लिए जेन में कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए किए जाते हैं। आगे से आ जाते हैं ह्यूरिस्टिक या प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिस्कवरी मेथड। ये एक ही मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के ही तीनों नाम है, डिस्कवरी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। इस मेथड में जो है बच्चे को सेल्फ लर्निंग सिखाई जाती है और बच्चे को ये कि वो नॉलेज को ऑब्जॉर्व अपने अंदर करे, उससे ज़्यादा जो है उस पर जोर दिया जाता है कि वो उसको सीखे। और इस मेथड के थ्रू जो है हाई कोग्निटिव ग्रोथ की जाती है, यानी कोग्निटिव स्किल्स डेवलप की जाती हैं और स्टूडेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स को बढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे से आ जाता है लेबॉर्ट्री एंड इंक्वायरी मेथड, ठीक है। ये लेबॉर्ट्रीज में अप्लाई किया जाता है और उसमें साइंटिफिक मेथड के थ्रू जो है वो सीखा जाता है, ठीक है। टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स को असाइन कर देता है लेबॉर्ट्री एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिगेट्स करता है और गाइड करता है कि उसने किस तरह से इन एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करना है, वो उसको वैल्यूएट करता है और रिपोर्ट्स तैयार करता है, ठीक है। ये मेथड यूज़ किए जाते हैं ताकि कोग्निटिव नॉलेज डेवलप किया जाए, एटीट्यूड, वैल्यू, स्किल्स और रैशनल थिंकिंग और ये चीज़ें डेवलप की जाए। रोल प्लेइंग, सिमुलेशन एंड गेम्स, कुछ टीचर्स होते हैं ये मेथड्स को यूज़ करते हैं अपने इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। ये रियलिटी का एलिमेंट में आ जाता है तो ताकि वो अपनी इंस्ट्रक्शंस के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए इन मेथड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स अपने आप को इस तरह से देखते हैं कि वो जैसे रियल लाइफ सिचुएशन में एंगेज हैं और शो अपना बिहेवियर करते हैं कि वो आइडेंटिकल एक जैसे सिचुएशंस में है, ठीक है। ये मेथड यूज़फुल होते हैं कि डेवलप की जा सके स्किल्स, ऐसी स्किल्स, बोलने की स्किल्स और काम करने की स्किल्स को डेवलप किया जा सके। ये बहुत सारे डिज़ाइंस पे यूज़ की जाती है, स्पेशली प्रोसेस टाइप स्किल, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन में इसको डेवलप किया जाता है।
अब इंस्ट्रक्शन मेथड फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस में आ जाते हैं। जो इंस्ट्रक्शन मेथड अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस, ऐसे सिचुएशन जो अनस्ट्रक्चर्ड है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसको देखने से पहले हमारे पास एक्टिविटीज़ है। आपने किसी लोकल स्कूल में जाना है और उसके सीनियर टीचर्स से देखना है कि वो किस ठीक है, लर्निंग के मोड देखने हैं, जैसे कि एक यूनिट में दिए गए हैं और उनसे कुछ मोड्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। नर्सरी स्कूल किंडरगार्टन में प्लेइंग, हैंडलिंग, मैनिपुलेटिंग और एक्टिंग इसके जो है किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। प्लेइंग उनको ट्रायल्स से खेलना, ब्लॉक्स बनाना और डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो सिखाई जाती हैं। उनको सिखाया जाता है कि उन्होंने किस तरह से पजल्स को सॉल्व करना है और आर्टिकल्स से जो है वो बनाने। नॉर्मली जो टोटल ग्रुप है वो किसी एक्टिविटी में एंगेज होता है। जो इन एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं होता, कम से कम उन लोगों को तो देखता है जो एंगेज होते हैं। टीचर होता है वो एक्टिविटी को चूज़ करता है और उसको सुपरवाइज करता है। अब हम आ जाते हैं स्कूल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम, ठीक है। स्कूल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम यानी कि कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स की जो है मेंटल के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट भी हो सके और वो स्कूल से आने वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं उसे अच्छे से सीख सकें। जो स्कूल एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रीब्यूट कर सकें अफेक्टिव डोमेन में। आगे से हम आ जाता है इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड सेल्फ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंडिपेंडेंट लर्निंग, हर स्टूडेंट जो होता है वो अपने लिए इंडिपेंडेंटली लर्न करता है और ये स्कूल्स में इंडिपेंडेंट लर्निंग्स की टेक्निक्स है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं ताकि स्टूडेंट जो है इंडिपेंडेंटली अपना लर्न करें, ठीक है। इसको इस एक्टिविटीज़ को जो अप्रूव करता है टीचर और जो स्टूडेंट परफॉर्म करता है उसको सुपरवाइज करता है एक स्टाफ का मेंबर, ठीक है। ठीक है, टीचर की जो जॉब है वो इस चीज़ तक लिमिटेड है कि वो प्रूव कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है और प्रोजेक्ट को इवेलुएट कर सकता है, उसके रिजल्ट बता सकता है, ठीक है। लाइब्रेरीज और शॉप्स ऐसी रिसोर्सेज हैं जो स्टूडेंट्स जो है यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी कोग्निटिव और इफेक्टिव डेवलपमेंट कर सके एट हाई लेवल पे। देन आ जाते हैं कम्युनिटी एक्टिविटीज़, ठीक है। कम्युनिटी एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स एजुकेशन के हासिल करने में मदद करती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। स्टूडेंट्स इसमें क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस या कम्युनिटी के फंक्शंस या ऑर्गेनाइजेशंस के कामों में, ठीक है। वो खुद पर्सनली तौर पर जो कम्युनिटी के कामों में अपने आप को एंगेज करते हैं। टीचर जो है एक्टिवली जो है लिमिटेड करता है, प्लान करता है प्रोग्राम को जो कि स्टूडेंट्स के वर्क को सुपरवाइज करता है। जो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं कि वो अपने कैरियर की चॉइसेस को जो है में मदद हासिल करे और वो कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले और अपने अंदर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो है वो एबिलिटी को डेवलप करे, ठीक है। आगे से हम आ जाते हैं टॉपिक 7 पे, बेसिस फॉर सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। क्या यानी जो आपने इंस्ट्रक्शन मेथड सेलेक्ट करना है उसकी क्या बेसिस होनी चाहिए। सबसे पहले आ जाता है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आपने ऐसा मेथड्स को सिलेक्ट करना है जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उसे हासिल कर सके। जो ऑब्जेक्टिव्स है यानी कि जो चीज़ें स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स है उनको हासिल करने के लिए जो मेथड उससे कंपैटिबल है, उससे रिलेट करता है और वो ईजिली वो हासिल कर सकता है, तो वो मेथड आपने चूज़ करना है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग यानी कि क्या लर्निंग के असूल हैं, क्या आपने उनको सिखाना है और उससे क्या मेथड जो है वो रिलेट करता है, देन आपने उसको मद्देनजर रखते हुए जो मेथड को चूज़ करना है, ठीक है। देन आपने एक और चीज़ अपने ज़हन में रखनी है, इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है लेकिन कई बार मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का स्टाइल जो है वो एक होता है। देन आप पहले वो फोकस उस मेथड से जो है स्टूडेंट्स को टीच करें। फिर जो स्लो लर्नर्स होते हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको नहीं समझ आया उनके लिए आप फ्लेक्सिबल हो और मेथड्स को चेंज करें और देन चेंज मेथड से आप उनको करवाएं, ठीक है। सेल्फ फीलिंग प्रोफिशिएंसी एंड एजुकेशनल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि जो स्टूडेंट्स की है अपनी प्रोफिशिएंसी यानी कि वो जो एबिलिटीज़ या प्रोसेसेस वो सीख रहा है वो साइकोलॉजिकल डिफरेंट है, ठीक है। उसकी सेल्फ फुलफिलनेस होनी चाहिए, उसकी ज़रूरियात को पूरा होना चाहिए, जो उसके वो जानना चाहता है उसकी थर्स्ट जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा मेथड चूज़ करना है जो कि सेल्फ फुलफिल करे और प्रोफिशिएंसी प्रोवाइड करे, ठीक है। आपने फैकल्टीज़ देखनी है, जो आपके पास सहूलियात है, इक्विपमेंट चीज़ें हैं और रिसोर्सेज जो ज़राए आपके पास मौजूद हैं
उनको देखते हुए आपने मेथड को जो है वो चूज़ करना है ताकि जो लर्निंग अफेक्टिव हो सके। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, टीचर को ऐसा मेथड चूज़ करना होता है तो इसके वो जिसका वो अकाउंट के बारे में वो अकाउंटेबल हो और यानी कि जवाब दे सके। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी को रिपोर्ट करना, एक्सप्लेन करना या कोई और चीज़ को जस्टिफाई करना। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी को हम कह सकते हैं मास्टर सर्वेंट रिलेशन, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप, ये अकाउंटेबिलिटी का रिलेशन है जब हमने जवाबदेही करनी होती है। इसमें असेसमेंट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अवेलुएशन के वो मुनासिब है कि नहीं, ये चीज़ इन्वॉल्व होती है। ये जो है पूरे सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, हम किसी स्कूल को जज उस तरह से किया करते हैं कि जिस तरह से उसके मेथड्स यानी उनके टीचिंग मेथड से किसी भी स्कूल को जज किया जाता है। आगे से आ जाता है कुरिकुलम एवेलुएशन, यानी कुरिकुलम की एवेलुएशन का प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, कुरिकुलम डेवलपमेंट के लिए जो कुरिकुलम की एवेलुएशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुरिकुलम एवेलुएशन एक ऐसा प्रोसेस है। ठीक है, उसमें हमने देखना है कि क्या क्राइटेरिया सेलेक्ट हुआ है, किस तरह से डाटा कलेक्ट किया और क्या डाटा को किस तरह से एनालाइज किया, दैन हमने एवेलुएशन करनी है। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि आप जज करते हैं प्रोग्राम कितना काबिल अमल है और प्रोडक्ट प्रोग्राम या प्रोसीजर कितना जो है काबिल अमल है। ये कम्प्रिहेंसिव टर्म है। ठीक है, जो कि टेस्ट करती है और कवर करती है तमाम मीनिंग को जो कि कंस्ट्रक्शन के रिजल्ट को असरटेन करती है यानी महसूस करती है। आगे से मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस आ जाता है, यानी कि एवेलुएशन जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और एक ज़रूरी पार्ट है होल कुरिकुलम के प्रोसेस का। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये एंड नहीं होता, ये कम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है और ये बहुत ज़्यादा जो है होती है एवेलुएशन और बहुत जारी रहने वाला प्रोसेस। प्लानिंग जो आपने करनी है वो एवेलुएशन की बिना पर करनी है। एज ए सेपरेट स्टेज आप कह सकते हैं एवेलुएशन की अपनी एक शनाख्त होती है। ठीक है, वैल्यूएशन डिज़ाइन फॉर कुरिकुलम वैल्यूएशन दो डिज़ाइन है, एक फॉर्मेटिव वैल्यूएशन है, एक समेटिव वैल्यूएशन है। ठीक है, कुरिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस में यानी कि अभी आप कुरिकुलम को डेवलप कर रहे हैं, उस प्रोसेस में जो आप बीच बीच में वैल्यूएशन करते हैं वो फॉर्मेटिव वैल्यूएशन होती है। ठीक है, ये जो है डेवलपर या प्रोग्रामर को हेल्प इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ताकि वो अपने फ्लॉज को करेक्ट कर सके और अपनी मिस्टेक्स को देख सके। जो वैल्यूएशन के रिजल्ट्स आते हैं जो स्टूडेंट हाउस ने मार्क किया है वो कुरिकुलम के को शेप करने में मदद देते हैं ताकि हम उस कुरिकुलम में रिवीजन्स कर सकें। ठीक है, कुछ टाइप्स होती हैं हमारे की, यानी कि जजमेंटल, ऑब्जर्वेशनल और स्टूडेंट लर्निंग। जजमेंटल डाटा कौन सा है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ वैल्यूएशन होते हैं। इसमें जो है आप जज करते हैं, यानी कि इसमें एक्सपर्ट्स, टीचर्स, सुपरवाइजर्स और स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को इन्वॉल्व, उनके ओपिनियंस को इन्वॉल्व किया जाता है, उनकी जजमेंट और उनके रिएक्शंस को इन्वॉल्व किया जाता है। इसके लिए हम रेटिंग्स, क्वेश्चनिंग और इंटरव्यूज़ को यूज़ करते हैं ताकि उनसे डाटा हासिल किया जा सके। और उसके बाद ऑब्जर्वेशनल डाटा आ जाता है। इसमें आप जो है ऑब्जर्व किया जाता है, करिकुलम डेवलपमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली है क्योंकि इसमें ऑब्जर्वर रिक्वायर्ड होते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ताकि वो ऑब्जर्व करें और आपको ऑब्जर्व करने के बाद उसके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, स्टूडेंट लर्निंग, इसमें स्टूडेंट की लर्निंग को देखा जाता है कि स्टूडेंट किस तरह से लर्न करता है, उसकी एज लेवल क्या है, उसकी ग्रोथ लेवल क्या है, उसका डेवलपमेंटल लेवल क्या है, उसी लिहाज से इस कुरिकुलम को डिज़ाइन किया एवेलुएट किया जाता है। आगे से समेटिव वैल्यूएशन, जब कुरिकुलम पूरी डेवलप हो जाता है और वो अप्लाई किया जाता है दैन उसकी वैल्यूएशन की जाती है और समेटिव वैल्यूएशन होती है। इसमें फॉर्मेटिव फंक्शंस का कोई रोल नहीं है, यानी कि बीच बीच में वैल्यूएशन नहीं की जाती, यानी कि लास्ट में जो वैल्यूएशन होती है वो समेटिव वैल्यूएशन होती है। इसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स के टेस्ट के रिजल्ट से। ठीक है, स्टूडेंट्स के टीचर्स के इंस्ट्रक्शन के रिस्पॉन्सेज में देखते हैं और कि कितनी जो इंस्ट्रक्शन है टीचर के वो इफेक्टिव है स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट ने किस तरह से स्टडीज़ को फॉलो अप किया और वो किस तरह से इंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हुआ है। ठीक है, इस तरह के सबूत जो है वो चाहिए होते हैं। जो अवेलुएटेड है इसको वैल्यूएट करता है, उसका रोल जो है समेटिव वैल्यूएशन में बहुत डिफरेंट होता है फॉर्मेटिव वैल्यूएटेड से। फॉर एग्जाम्पल हम अवेलुएट करते हैं कि जो स्टूडेंट स्किल्स हासिल की हैं, बेसिक कंप्यूटेशनल स्किल्स, 4 रूल्स जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की स्किल्स को अवेलुएट करते हैं। या हम उसके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के नॉलेज को यानी लेंथ, कैपेसिटी और वेट में कौन से यूनिट्स से मेजर किया जाता है इसके नॉलेज को हम चेक करते हैं और देन एवेलुएट करते हैं। ठीक है, आगे से हमारे पास सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कुरिकुलम एवेलुएशन। कुरिकुलम एवेलुएशन का क्या फंक्शन है। ठीक है, आपने बताया था व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ कुरिकुलम एवेलुएशन, यानी फॉर्मेटिव और समेटिव एवेलुएशन। फॉर्मेटिव एवेलुएशन क्या है ये आपने बतानी है, जो कि कुरिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस के बीच में होती है। और इसमें फॉर्मेटिव एवेलुएशन में कौन से एविडेंस यूज़ किए जाते हैं, वो जजमेंटल डाटा, ऑब्जर्वेशनल डाटा और स्टूडेंट लर्निंग डाटा किया जाता है। व्हाट इज सिस्टमैटिक एवेलुएशन। समेटिव एवेलुएशन क्या है, जो कि एट द
एंड ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट जो वैल्यूएशन की जाती है उसे समेटिव वैल्यूएशन कहते हैं। कौन सी वैल्यूएशन टेक्निक जो है समेटिव वैल्यूएशन के लिए यूज़ की जाती है? कौन सी वैल्यूएशन जो टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करता है कुरिकुलम के डेवलपमेंट के लिए? क्या आप सोचते हैं कि जो आपका मेथड है वैल्यूएशन का जो इस यूनिट के इंफॉर्मेशन के लिए वो सही है? डिस्कस करना है। आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मुनासिब आंसर देना है में कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कुरिकुलम से आपका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कुरिकुलम में होता है, ठीक है, तो ही कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनता है, ठीक है। विच ऑफ द एविडेंस यूज फॉर फॉर्मेटिव वैल्यूएशन यानी जजमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, स्टूडेंट लर्निंग तीनों की तीनों यूज होती हैं, तो देन ऑल ऑफ द अबव। आगे से हम 8.6 में आ जाते हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4। वाई इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क असेंशियल फॉर कुरिकुलम डेवलपमेंट? असेंशियल फ्रेमवर्क कुरिकुलम डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुरिकुलम डेवलपमेंट जो है कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए उसके लिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है ताकि जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को देखा जा सके। वर्क शुड बी रैशनल ऑफ द कुरिकुलम डेवलपमेंट? कुरिकुलम डेवलपमेंट को किस तरह से अक्ली जहानत के तौर पर देखा जा सकता है, इसके बारे में आपने बताना है। आपने एलिमेंट्स ऑफ कुरिकुलम बताने हैं और बताना है कि किस तरह से एलिमेंट्स इंटरलेटेड हैं, ठीक है, जैसे पर्पसेस सोशल, ये तो रफ टेल के मॉडल में आ जाते हैं, वैसे फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है, ठीक है, और भी एलिमेंट्स आ जाते हैं, मेथड्स आ जाते हैं, कंटेंट्स आ जाते हैं और फिर वैल्यूएशन आ जाती है, ठीक है। आपके ओपिनियन में कुरिकुलम डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है या फिर मेथड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें आप ज़्यादा समझते हैं इंपॉर्टेंट है वो आपने बताना है। आपने सोर्सेज बताने हैं फ्रॉम विच आवर एजुकेशनल ऑब्जेक्ट वी ड्राइव आवर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कौन से जराए से हम अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ड्राइव कर सकते हैं वो आपने बतानी है, ठीक है। कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बताना है और कौन सी जो है वो सूट करती है और कंटेंट को ऑर्गेनाइज करती है और क्यों करती है। आपने कंपेयर करना है सब्जेक्ट्स के डिसिप्लिन्स को और ऑर्गेनाइज करना है स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज के लिहाज से ऑर्गेनाइज करना है। सपोज आपको कहा गया है कि आपने सोशल स्टडीज़ क्लास 9 के और 10 के कुरिकुलम को प्लान करना है। आप किस तरह से उसको प्लान करेंगे और वो क्यों उससे प्लान करेंगे और किस तरह से प्लान करेंगे क्योंकि वो क्रिएटिव दिखे। कौन सा इंस्टीट्यूशनल मेथड आप यूज़ करेंगे, इंस्ट्रक्शनल मेथड यूज़ करेंगे जो कि कुरिकुलम में मेंशन किया गया क्लास 8 के क्वेश्चंस को पढ़ाने के लिए। आपने इसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स बताने हैं। आप ह्यूरिस्टिक मेथड से क्या मुराद है, और इसकी ह्यूरिस्टिक मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या डिस्कवरिंग मेथड है, ठीक है, और इसकी जो है क्या करैक्टरिस्टिक्स है। और ये क्यों यूज़फुल है, ठीक है। व्हाट आर द मेजर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन मेथड्स के आपने मेजर करैक्टरिस्टिक्स बनानी है, ठीक है। डिस्कशन मेथड अप्रोच, डिस्कशन क्वेश्चनिंग मेथड यानी कि आपने बच्चों को डिस्कशन करनी है, उनसे क्वेश्चन करने हैं, उनके नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से ये हो जाती है, ये बच्चों को मेंटली एंगेज रखती है, एक्टिव रखती है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इसमें बच्चे जो है खुद सेल्फ लर्निंग सीखते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं। डिस्कवरी मेथड, ठीक है, तो ये भी सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। इंक्वायरी अप्रोच क्वेश्चनिंग में आ जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, व्हाट आर द रीजन बेसिस फॉर सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड? क्या रीजन होने चाहिए कि आपने मुनासिब जो है टीचिंग मेथड को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग हो सकता है, इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल हो सकता है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंस और एजुकेशनल स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है, फैकल्टीज, इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज और अकाउंटेबिलिटी। ये चीज़ें की वजह से आपने देखने का कौन सा मेथड जो है अप्रोप्रिएट है। क्यों वैल्यूएशन ज़रूरी है और ये कुरिकुलम की इम्प्रूवमेंट में कैसे हेल्प आउट करती है, आपने ये बताना है। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन को डिफरेंशिएट करना समेटिव वैल्यूएशन से, ठीक है। आप फंक्शंस ऑफ फॉर्मेटिव वैल्यूएशन बताना है और उसके एविडेंस बताने हैं, ठीक है। सपोज करना है कि आपने कुरिकुलम को एवेलुएट करना है जो लास्ट 2 ईयर से चलना है, आप कौन सी वैल्यूएशन जो है वो इस पे अप्लाई करेंगे? ज़ाहिर सी बात है इसमें समेटिव वैल्यूएशन अप्लाई होगी। फॉर आंसर टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इज रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द रेलिवेंट यूनिट, इनके रेलिवेंट इन क्वेश्चन के आंसर के लिए आप रेलिवेंट यूनिट के टॉपिक्स को देख सकते हैं। अब आंसर टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सरसाइज एरियाज A2 9 इसमें आप देख सकते हैं। आगे से आपके पास है बिब्लियोग्राफी, आप इस चैप्टर के मतलब मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप इसको सर्च कर सकते हैं और इधर से आप इनका
इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।